तो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं इतिहास के वह महारथी जिन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, तप किया, तपस्या की, ऐसे यज्ञ किए और उस यज्ञ में ऐसी आहुतियां दी कि उसकी खुशबू से राजस्थान के कोने कोने में, बल्कि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र में बैठे विद्यार्थी उस खुशबू से, उस यज्ञ की आहुतियों से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में हम सबके वरिष्ठ साथी जिनसे हम सब ने सीखा है, जिनसे हम सब ने मार्गदर्शन लिया है, पवन जी भवरिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के द्वारा आपका स्वागत और अभिनंदन। किसी भी कार्यक्रम में आप जैसे विद्वानों की उपस्थिति मात्र ही उस कार्यक्रम की सफलता का संदेश होता है, उस कार्यक्रम की सफलता का सूचक होता है। आप लोगों की उपस्थिति में आज का ये एक दिवसीय साक्षात्कार कार्यशाला दिव्य होने वाली है, भव्य होने वाली। हमारे बीच में धीर सिंह जी धाबाई, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय चूरू भी उपस्थित हो चुके हैं। बजरंग जी स्वामी किसी कार्यक्रम में होने के बाद में उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में वो उपस्थित हो पाएंगे। धीर सिंह जी धाबाई जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम सबके मन मस्तिष्क को पढ़ने के बाद में हमारे मन में सीधी अपनी बात को पहुंचाने वाले व्यक्तित्व भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक बार धीर सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन। क्योंकि पहले से हम काफी लेट चल रहे हैं और मैं आपकी अपेक्षाओं को महसूस कर पा रहा हूं, आपकी उम्मीदों को महसूस कर पा रहा हूं, इसलिए मंचासीन अतिथियों से अब मैं निवेदन करूंगा कि मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का आगाज करने हेतु मैं निवेदन करूंगा। और मां शारदे का आशीर्वाद, मां वीणा पाणी का आशीर्वाद, मां सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इस प्रकार की कामना, इस प्रकार की गुजारिश, इस प्रकार का निवेदन इस मंच के माध्यम से मैं मां शारदे से करता हूं कि मां तेरी रहमत की सीमा दूर है मेरे बयानों से। मां की कृपा नहीं होती तो आप लोग यहां पर नहीं हो पाते, हम लोग यहां पर नहीं हो पाते हैं। पहले से मां शारदे ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है। मां अपने आप से कहिए कि मां तेरी रहमत की सीमा दूर है मेरे बयानों से, अदा ना हो सकेगी ये जमाने की जुबाओं से, मेरी मांगों से बढ़कर दे दिया तूने मुझको, मेरी मांगों से बढ़कर दे दिया तूने मुझको, लेकिन उम्मीद और भी रखता हूं मां तेरे खजाने से, लेकिन उम्मीद और भी रखता हूं मां तेरे खजाने से। और जिस मां शारदे से निवेदन करे, गुजारिश करे डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित, जिस मां शारदे से निवेदन करे धीर सिंह जी धाबाई, जिस मां शारदे से निवेदन करे पवन जी भवरिया, उस मां शारदे का भी इतना मन नहीं होगा कि वो आप लोगों पर अपने ज्ञान की वर्षा नहीं करेगी। मुझे लगता है कि मां सरस्वती के ज्ञान या मां सरस्वती का आशीर्वाद इन इतिहास के विशेषज्ञों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच गया है और हमेशा मां शारदे की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। जिस उद्देश्य और जिस ध्येय से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वो सफलता आपको मिले, इस प्रकार की गुजारिश, इस प्रकार का निवेदन मां शारदा से, मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में चूंकि हमारे बीच में मेहमान उपस्थित है, इतिहास के विशेषज्ञ उपस्थित है, मैंने और आप सब ने, इन सब ने किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया है। गुरुजनों का सम्मान करना हम सब की संस्कृति रही है। मैं आप सब की तरफ से मेरे गुरुजनों को याद करते हुए आप सबके वंदन करता हूं कि गुरुवाणी का अमृत पीकर अजर अमर मानव का नाम, गुरुवाणी का अमृत पीकर अजर अमर मानव का नाम, गुरु चरणन में नतमस्तक में स्वीकारो श्रद्धा प्रणाम, गुरु चरणन में नतमस्तक में स्वीकारो श्रद्धा प्रणाम। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अतिथियों का सम्मान का वक्त है और सबसे पहले हम सबके वरिष्ठ साथी और लगातार विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने वाले इतिहास के पितामह भीष्म हमारे बीच में उपस्थित है, श्रीमान पवन जी भवरिया। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित से कि आपको गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह प्रदान कर आपका सम्मान की रस्म अदा करावे। सर, इस कार्यक्रम की स्मृतियां आपके जीवन में हमेशा बनी रहें, इस कार्यक्रम की यादें आपके मन मस्तिष्क पर हमेशा रहे, उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित से कि पवन जी भवरिया को गुलदस्ता और जो है स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आपका फोटो भी है ताकि इस कार्यक्रम की यादें आपके लिए जीवन में हमेशा बनी रहे। आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ में पवन जी भवरिया।
हम सबके बीच में उपस्थित है। आज के कार्यक्रम में हम सबके मार्गदर्शक धीर सिंह जी धाबाई उपस्थित है। मनोविज्ञान के नाम से आप विशेष रूप से विख्यात है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित से कि आपको भी स्मृति चिन्ह बैठकर आपका स्वागत और सम्मान की रस्म अदा करें और आप सबकी तालियों के साथ में आपका सम्मान का ये अवसर, एक स्मृति चिन्ह आपको कि इस कार्यक्रम की यादें आपके मन मस्तिष्क में हमेशा रहे कि आपने इतिहास के सैकड़ों विद्यार्थियों का इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी इन विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए। उसके भी आप सबका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। उस व्यक्तित्व को अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाह रहा हूं जिनके मन में आज से महीने भर पहले एक विचार आया कि इतिहास विषय के विशेषज्ञों का इतिहास विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू कॉल जिन विद्यार्थियों का हुआ है उनका एक समागम होना चाहिए, उनका एक संगम होना चाहिए। और उस विचार को मूर्त रूप देने के लिए आप पिछले 1 माह से प्रयासरत रहे। कई प्रकार की शंकाएं थी मन में, लेकिन आप सब ने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आपके विश्वास को, आपके उस विचार को बहुत मजबूती प्रदान की है। और राजस्थान की राजधानी में इतिहास के विद्यार्थियों का, इतिहास के शोधार्थियों का, इतिहास के अभ्यर्थियों का ये अद्भुत संगम मुझे लगता है कि यादगार रहेगा। हमेशा आपके जीवन में ये पल जो आप लोगों ने अपने शिक्षकों के साथ में, अपने जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं उनके साथ आपने व्यतीत किए हैं, वो आपके लिए अनमोल बने रहेंगे। गणपत सिंह जी वह शख्सियत है जो बाड़मेर से भी दूर 60-70 किलोमीटर एक फोगेरा गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, एक दिन पॉडकास्ट में मैंने आप सुना था कि आप कह रहे थे कि मैंने प्रारंभिक शिक्षा वहां से प्राप्त करने के बाद में बस के द्वारा बाड़मेर की तरफ आता था, बाड़मेर से वापस गांव जाता था। आप सोचिए आज से 15-20 साल पहले बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की सड़कें रही होगी और किस तरीके से वो बस बाड़मेर आने में समय लेती होगी, वापस जाने में समय लेती रहेगी। उस ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठकर आपने बाड़मेर में बैठे एक ऐसे यज्ञ में आहुतियां दी जिस इतिहास की उन आहुतियों से आज राजस्थान नहीं, भारतवर्ष के, और एक बार तो आप बता रहे थे कि कुछ विदेश में बैठे हुए विद्यार्थी भी आपसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये किसी सुदूर क्षेत्र में बैठे ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी के लिए, किसी विषय के विद्यार्थी के लिए इससे बड़ा गौरव का कोई पल नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने काम किया है, जिस तरीके से आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आपने इस बात को सार्थकता प्रदान कर दी है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। ऐसे प्रयास करने वाले एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी को, जिसने इतिहास विषय में अपना एक ऐसा नाम कर दिया है कि उसे मंच पर बुलाना मेरे लिए वास्तव में सौभाग्य की बात है। मैं उन्हें इस मंच पर यदि इन पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित नहीं करता हूं तो मुझे लगेगा कि उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करना सार्थक नहीं रहा। गणपत सिंह जी से इन पंक्तियों को जोड़ना और जरा अपनी तालियों के द्वारा इनका स्वागत करना, जब मैं इनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि तूफानों से घोंसले उड़ जाया करते होंगे। और बाड़मेर में आंधी तूफान मिट्टी बहुत अधिक रहती है, आप लोग जानते हैं। तूफानों से घोंसले उड़ जाया करते होंगे, कहो उन तूफानों से जरा चट्टान को हिलाकर देखे। हमने लिखा इतिहास तलवारों से, हमने लिखा इतिहास तलवारों से, किसी में दम है तो आए और उसे मिटाकर देखे। गणपत सिंह जी राजपुरोहित, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में आप सबके प्रिय, हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान गणपत सिंह जी राजपुरोहित से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारे और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से बता दिए कि आप इनको सुनने के लिए तैयार है। श्रीमान गणपत सिंह जी राजपुरोहित। बड़ी जबरदस्त पृष्ठभूमि बनाते हैं सुरेंद्र जी आप। एक सामान्य विद्यार्थी की इतनी गहरी पृष्ठभूमि बनाई
कि किसी के ऊपर भी दबाव आ जाए कि क्या बोलना है अब क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना, इसलिए सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। इतिहास सहायक आचार्य साक्षात्कार की एक दिवसीय वर्कशॉप के इस आयोजन के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे अग्रज बड़े भाई पवन जी, धीर सिंह जी और हमारे अनुज बजरंग जी, मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि मैंने जैसे ही इस प्लान के बारे में सोचा और आपसे मैंने बात की तो आपने कुछ भी नहीं सोचा और उन्होंने कहा कि जो भी आप डेट तय करेंगे हम आने के लिए रेडी रहेंगे। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय में से कुछ समय हमें दिया। इस कार्यक्रम के इस ऑडिटोरियम के प्रांगण में मेरे सामने विराजित 22 सहायक आचार्य, जिन्हें मैं शिक्षक कहूँगा ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सभी विद्वान हैं, आप सभी शोधार्थी हैं, आप सभी शिक्षक हैं और एक बहुत नेक और बहुत ही पवित्र पैसे में जाने वाले हैं। इससे बड़ी एकेडमिक जगत में ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो इससे बड़ी हो। अपने आप में एक शानदार और एक पराकाष्ठा, जिसके नाम के पीछे सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर सुन के ही सुकून मिल जाता है। बस क्यों बनना है प्रोफेसर, नाम सुन के सुकून मिल जाता है, बस इसलिए बनना है, बाकी भूखा तो कोई नहीं मरता के। आज से करीबन 1 महीना पहले यूं ही कॉलेज में टहल रहा था, क्योंकि मैं जब अकेला होता हूं तो मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार, फ्यूचर की प्लानिंग आती रहती है कि अब मुझे आगे क्या करना है। बहुत अच्छा प्लानर रहा हूँ शुरू से ही। तो सोचते सोचते दिमाग में आया कि आरपीएससी ने 1972 लोगों को मौका दिया है, तो मेरे पास, चूंकि आपको पता ही है कि प्रोफेसर का बैच भी था, तो बहुत सारे स्टूडेंट की इंक्वायरी थी कि सर पहली बार है, उसको कैसे फेस करना है, क्या करना है। तब मेरे दिमाग में आया कि एक वर्कशॉप करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको आगे जब तक इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होते हैं तब तक किस तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि आप साक्षात्कार के इस चरण को बढ़िया अच्छे से फेस करके आओ। तो वर्कशॉप का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको पता चले कि इंटरव्यू में हमें क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस यही बातें बताना है। और इस वर्कशॉप के बाद हम आपको फ्री करेंगे इस उद्देश्य के साथ, इस टारगेट के साथ कि आप आगे 3 महीने 4 महीने जब भी हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होता है तब तक आप इस वर्कशॉप के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करोगे। और उसके बाद जब इंटरव्यू के शेड्यूल आ जाएंगे तो आपकी मांग के अनुसार हम मॉक इंटरव्यू भी करेंगे, और जिसमें बहुत अच्छे विद्वान लोग भी रहेंगे, जिसको लेके आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, वो मैं अपने आप मेरे स्तर पे देखूंगा। तो 1 महीने पहले मेरे दिमाग में आया और मैंने सबसे पहले फ़ोन किया धीर सिंह जी को। धीर सिंह ने कहा ठीक है कर लो, बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर मैंने पवन जी से बात की, पवन जी ने भी सहमति दे दी। फिर बजरंग जी का थोड़ा रहता है, मैं प्रशासनिक अधिकारी हैं, टाइम ना मिले, तो बजरंग जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मुझे टाइम दे देना, मैं डेफिनेटली आ जाऊँगा। 4 लोगों से बात हो गई, 3 से हो गई, चौथा मैं तैयारी था। और हमारी रूपरेखा मैंने पूरी दिमाग में बना दी। रूपरेखा बनाने के बाद में देखो, कोई भी काम 2 बार होता है, एक बार दिमाग में होता है, एक बार धरातल पे होता है। तो दिमाग वाला काम तो पूरा हो गया, अब रहा धरातल पे। और धरातल पे काम करने के लिए आपके पास में टीम की बहुत आवश्यकता होती है। बिना टीम के कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और सही मायनों में आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में मेरा सिर्फ इतना योगदान है कि ये कार्यक्रम ब्रेन चाइल्ड जो है, एक सोच थी वो मेरी थी, इम्प्लीमेंट करने का काम मेरी टीम ने किया। इस टीम के अहम हिस्सों में अगर मैं बात करूं तो मैंने सुरेंद्र सिंह जी से बात की। आप राजनीति विज्ञान के स्कूल लेक्चरर है, पॉलिटिकल एकेडमी चलाते, खुद बच्चों को पढ़ाते हैं अपनी क्लास छोड़ के, और आपने कहा कि इस तारीख को कर लेते हैं, उनको मैंने पूरा बता दिया। ये बहुत अच्छे ऑरेटर भी हैं, बहुत अच्छा इनका कमांड भी है। तो मैं सबसे पहले सुरेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने उस समय भी हमें हाँ कहा, और अपने 2 दिन, अभी आप 2 दिन
इनकी पीएम श्री स्कूल के अंदर संविधान क्लासरूम बनाया, जिसकी पूरे राज्य स्तर पे सराहना की गई, और पूरे राजस्थान के पीएम श्री स्कूल्स में इनके मॉडल को अपनाने के आदेश शिक्षा विभाग ने किए अभी। तो उसकी ट्रेनिंग में थे और आपने हाँ बोली। मैं चाहूँगा हमारी टीम से कि मोमेंटो अगर है कोई, तो मैं मेरी तरफ से सुरेंद्र जी का सत्कार करना चाहूँगा, क्योंकि आपने 3 अतिथियों का सत्कार किया, एक मुख्य भूमि जो की पॉइंट थे वो रह गए। ये इनका तो नहीं था ऑडिटोरियम वालों का? अच्छा ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ से लेके आओ, बाद में देख लेंगे। और आपसे उम्मीद रखूंगा कि अब आगे भी इसी तरह से हमारा साथ देते रहें। हमारी टीम में आप हिस्ट्री पॉइंट से अगर कोई भी स्टूडेंट जुड़ा हुआ तो उनको पता होगा कि टेक्निकल चीज़ें आती हैं, कई बार कोई इंक्वायरी होती है, कई बार सिलेबस को लेके डाउट होते हैं, तो आपको रात को भी कई बार 3 बजे भी मैसेज आ जाता है, 2 बजे भी आ जाता है। ये सारा जो कार्य है ये सवाई के द्वारा किया जाता है। सवाई घुमावत, बिग अपलोड फॉर हिम, बड़ी ऊंचे हाथों से तालियां होनी चाहिए। पूरा काम आपने देखा है, सारा काम, ये पोस्टर बनाने से लेके पूरी इवेंट मैनेजमेंट आपका है। उसके साथ में इनके भाई प्रवीण हैं और ये पूरी टीम थी जो कल ही आ गई थी यहाँ पे, और पूरी व्यवस्था जैसा कि आप देख रहे हो, नाश्ते पानी से लेके मंच से लेके पोस्टर से लेके ये सारा काम किया। इस पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस टीम के बिना ये कार्यक्रम पॉसिबल नहीं था। और आज जो कुछ भी चीज़ें चल रही है, मैं तो केवल एक आगे फेस किया गया हूँ। मेरी पृष्ठभूमि में बहुत लोग खड़े हैं, वो ये सारी की सारी टीम। फिर पुखराज से बात की जो यहाँ पीजी चलाते हैं, और कई सारे बच्चे मिले और इन्होंने एक बढ़िया अच्छा सा कार्यक्रम किया। तो मैं आप सभी का शुक्रिया, और सबसे बड़ा शुक्रिया आपका कि मुझे एक डर था कि यार इंटरव्यू जैसी वर्कशॉप है और पता नहीं बच्चे आएंगे कि भी नहीं आएंगे, तो मैंने सोचा बाड़मेर में करवाता हूँ। बाड़मेर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है अभी, हम फैसिलिटी डेवलप करेंगे लेकिन हमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा। तो जयपुर में कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे से कई सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे, और नज़दीक राजधानी है तो कोई भी आ जाएगा वहाँ पे, जो नज़दीक है 200 किलोमीटर के रेडियस में। तो हमने जयपुर प्लान किया। फिर हमने सोचा ये था कि सिलेक्शन के बाद इनको बाड़मेर बुलाएंगे और दिखाएंगे बाड़मेर कि हम कहाँ से आते हैं। मैंने इतिहास फर्स्ट ग्रेड का समागम भी बाड़मेर में किया, तो मेरे पास सुझाव थे सर कि जयपुर में करो। मैं नहीं, सबको बाड़मेर दिखाएंगे, आप देख के जाओ हम कहाँ रह रहे हैं। तो इसलिए हमने ये जगह चुनी, और मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक आपने, हमें रजिस्ट्रेशन शुल्क भी इसी कारण लिया था। 200 रुपये लेने का कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ इतना था कि ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट हैं। अब इसमें 600-650 की सीटिंग है और 100 बच्चे आ जाएंगे तो न तो अब धीर सिंह का बोलने का मन ही नहीं होगा धीर सिंह जी, क्योंकि हजारों बच्चों को संबोधित करते हैं वहाँ 50-100 बच्चे, तो मज़ा ही नहीं आता बोलने का। सही बात है सर, हमारे सभी के साथ यही स्थिति है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम पे भरोसा किया और रजिस्ट्रेशन करवाए, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद में भी उपस्थित होना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ रजिस्ट्रेड तो सारे उपस्थित हुए, कुछ अतिरिक्त बच्चे भी आए जिनका रजिस्ट्रेशन कहा कि सर वो टोली घूम रही है लेकिन पेमेंट हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा कोई इश्यू नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया। अब मैं मेरे मुख्य बिंदु पे आता हूँ। चूँकि बजरंग जी, धीर सिंह जी, पवन जी के बोलने के बाद में थोड़ी चुनौती होती है कि अब, क्योंकि विषय एक ही है, साक्षात्कार में अच्छे अंक कैसे लाएं, कैसे अच्छे से फेस करें। तो मोटे मोटे बिंदुओं में बात कर ली, धीर जी ने और पवन जी ने बात की, तब तक स्कोप था मेरे पास कि मेरे पास कई सारे बिंदु मेरे मस्तिष्क में थे, इस तुड़ीन में कई सारे तीर जिंदा थे। फिर आई बजरंग जी। बजरंग जी ने एक एक तीर निकालना शुरू किया। लास्ट तक आते आते मैंने कहा नीचे बैठ जाओ, नहीं तो मेरे तो स्पीच हो गई लीक पूरी पूरी। और मेरे लिए एक अच्छा भी है और बुरा भी हुआ। अगर मैं पहले बोलता, बजरंग जी से पहले बोलता, तो मुझे काफ़ी चीज़ें और फेस करनी पड़ती, जैसा कि धीर जी ने कही। तो बजरंग जी के पहले बोलने का होता तो थोड़ा नुकसान होता, और बाद में बोलने का नुकसान ये है कि अब शेष कुछ नहीं रहा कि मैं मेरे लायक कुछ बचा। तो मैं इन तीनों की बातों को समराइज करके आप तक वापस पहुंचाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, इंटरव्यू कब होंगे, कैसे होंगे, ये तो अपन बाद में बात करते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें इंटरव्यू से पहले आपको क्या ध्यान रखनी है उस पर बात करूंगा। फिर मैं मेरी बात लाऊंगा कि इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होना चाहिए, अपेक्षित व्यवहार क्या होना चाहिए,
उस पे बात करेंगे, फिर अपन थोड़ी सब्जेक्ट पे बात करेंगे, फिर मैं मेरी बात को समाप्त कर दूंगा। सबसे पहली चीज, अभी 3-4 महीनों में कई सारे ग्रुप्स बनेंगे, कई सारी चर्चाएं होगी। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप भूल जाइए कि आपके मार्क्स कितने हैं। भूल ही जाइए कि 120 है कि 130 है कि 105 है कि 110 है। भूलना इसलिए जरूरी है कि अगर दिमाग में अंक रहेंगे तो हर टाइम कोई कोई आके कह जाएगा कि भाई 135 कट ऑफ रहेगी, इतना नंबर, माथा फोड़ी बिना फालतू की, और आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताऊं, इस समय किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा ये कोई नहीं कह सकता। अब 110 नंबर है किसी के इंटरव्यू में, 17-18 नंबर दे दिए, 128-30 नंबर आ गए और इतनी कट ऑफ रहेगी, सिलेक्शन हो गया। 125 थे इंटरव्यू में, 3-4 ही दिए, 128 नहीं हुए, फिर सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ। 125 वाला भी बाहर हो सकता है, 10 वाला भी अंदर हो सकता है। अच्छा, कट ऑफ कितनी रहेगी ये अपन अनुमान लगा कैसे सकते हैं? तकरीबन राजस्थान में 8200 बच्चों ने एग्जाम दिए, 1900 इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ। हमें 1900 के मार्क्स थोड़ी पता है, और बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं, अपने मार्क्स सही तो कोई नहीं बताता। ये जो लिस्टें चलती है ये आंसर की, कोचिंग वाली आंसर की के अनुसार चलती है। कोचिंग की आंसर की आई थी, उसके अनुसार एक बार नंबर फीड की, अब वो घूम रही है। अब व्यक्ति चाहे तो एडिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहाँ कहाँ एडिट करेगा। तो इन सारी चीजों से आप बिल्कुल तनाव में मत आना। आपके कितने मार्क्स है, अधिक मार्क्स है तो गुरूर में मत रहना, क्योंकि कई बार 3 नंबर भी इंटरव्यू में दे दिए जाते हैं। अगर कम मार्क्स हैं तो चिंता में मत रहना, क्योंकि 20 नंबर भी आते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि मार्क्स भूल जाइए, आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम आपको ये लगेगा कि आपने प्रोफेसर के हर फेज को बड़े शिद्दत से दिया, और आप चयन से कितने दूर हैं। कम से कम आपका एक बेहतरीन मूल्यांकन आप खुद कर पाओगे कि आप कितने दूर हैं और कितने प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए आप जब ये प्रश्न करते हो ना कि सर मेरे 79 मार्क्स से इंटरव्यू दूं कि नहीं दूं, मेरे तो पूरे नंबर दिए तब भी नहीं होगा, मैं ये कहता हूं कि आप सिलेक्शन की उम्मीद तो 120 वाला बच्चा भी ना करे और उम्मीद 110 वाला भी कर ले, फर्क नहीं पड़ता, बस आप इंटरव्यू बढ़िया से दीजिए। तो एक बात तो ये दिमाग में रखनी है कि इंटरव्यू रिटर्न के मार्क्स को लेके आप ज्यादा मत सोचें, बस इंटरव्यू की बढ़िया से काम करें। दूसरी बात, मार्केट के जितनी भी भ्रांतियां हैं उनसे खुद को बचा के रखें। कई भ्रांतियां चलती मार्केट में, क्योंकि मार्केट में आधे अधूरे सच बाहर आते हैं। कोई कहेगा कि फलाना बोर्ड है वो नंबर देता नहीं है, कोई कहेगा कि उसमें ये होता है, ये सब फालतू की बात है। आप अगर इस तरह से लोगों को सुनोगे तो कई सारे प्रिसेप्शन दिमाग में बन जाएंगे, बोर्ड के प्रति कई धारणाएं आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और उन धारणाओं के साथ अगर आप बोर्ड के सामने जाओगे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता इतना। इसलिए आप सिर्फ इतना रहे, जैसा कि बजरंग जी ने कहा था कि इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष या इंटरव्यू कक्ष के अंदर 2 अनजान लोगों का संवाद है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दिमाग में लाना। इस मार्केट पे भरोसा मत करना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। यहाँ पे लोग डेकोरेटेड आधी चीज बताते हैं, आधी छुपाते हैं। जो इनके साथ अंदर गंदा एक्सपीरियंस हुआ वो बात वो बाहर बताएंगे नहीं, जो अच्छी बात हुई है वो बताएंगे। फिर नंबर कम आ गए तो कहेंगे कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था इसलिए मार्क्स कम आए, और अगर नंबर अच्छे आए तो ठीक बात है, अगर बुरे आ गए तो वही गलती सारी इंटरव्यू बोर्ड के ऊपर डाल दी जाएगी। वो उसने खुद ने कैसे आंसर दिए वो बात वो बाहर आके नहीं बताते हैं। कई बच्चे बाहर आके ऐसे उलूल जुलूल प्रश्न बताते हैं कि हमारे को इंटरव्यू में ये पूछा गया, जबकि सत्यता ये नहीं। इसलिए बाहर के लोगों पे, बाहर आने के बाद लोगों पे डिस्कस ही ना करें, मोटे तौर पे तो यही करें। और डिस्कस करते हैं तो भरोसा ना करें, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत नज़दीकी से देखी है कि लोग अंदर जो होता है वो सच स्थिति बाहर नहीं बताते। कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे खतरनाक प्रश्न भेजते हैं ग्रुप में कि मेरे को ये पूछा गया, जबकि उनमें से कोई 5 पूछे गए हैं, 15 तो पूछे ही नहीं गए, और हम डर जाते हैं कि ऐसा ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं, जबकि वास्तविकताएं बहुत अलग है अंदर। इसलिए ऐसे मार्केट पे भरोसा करके अपनी पूर्व धारणाएं नहीं बनाएं। पूर्व धारणाएं आपका कॉन्फिडेंस लो कर सकती है। तीसरी बात, इंटरव्यू को लेके बिल्कुल भी
ऐसा लोड न लें कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होता, इतना बढ़िया चलता है। मॉक इंटरव्यू में तो फिर भी ग्रिल करते हैं, आरपीएससी के अंदर अभिभावक की तरह व्यवहार किया जाता है। आप अंदर जाते हैं, थोड़ा सा डर होता है उस समय, वो पानी भी आपको ऑफर करते हैं कि पानी पी लो, बड़ा सहज किया जाता है आपको, बड़े सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, बस उसके उत्तर थोड़े हार्ड होते हैं, क्योंकि सरल प्रश्न का उत्तर हमेशा कठिन होता है। मैं आपको कह दूं ना, आपके बारे में बताओ, ये प्रश्न कितना सरल है, उत्तर देने में जोर आ जाएगा, क्या बताऊं मेरे बारे में, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है खुद के बारे में बताना। बजरंग जी कह रहे थे ना कि अपनी कमियां बताओ। अब कमियां तो व्यक्ति को खुद की कहाँ नजर आती है, अब वो कमियां नहीं बता पाएगा, क्योंकि खुद की कमी बताना ये तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, गांधी जी के बारे में कटाक्ष किया था कि कोई व्यक्ति महात्मा कैसे हो सकता है। एक मानव अगर पूर्ण मनुष्य बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, महात्मा व्यक्ति हो ही नहीं सकता के। गलतियां तो सब में ही हैं, कमियां सब में ही हैं, लेकिन वहां पे बताने में बहुत जोर आता है, क्योंकि हम कमियों पे कभी मंथन किया ही नहीं हमने। तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, उन आसान प्रश्नों के जवाब थोड़े से कठिन से होते हैं, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं। जैसे एक प्रश्न पिछली बार किसी बैच में पूछा, 2020-21 वाली वैकेंसी में, एक बच्चे को कि कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सी किताब लिखी, तो उसके दिमाग में सीधा आया एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो उसने पूछ लिया एनल्स क्या होते हैं। अब ये सरल सवाल ही है, एक प्रोफेसर बनने जा रहा है, एक विद्यार्थी प्रोफेसर बनने जा रहा है, उसको एनल्स का पता होना चाहिए, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। और सबको पता है कि एनल्स फ्रांस की पत्रिका थी और इतिहास लेखन की एक पद्धति है। उन्होंने कहा सॉरी सर, तो एंटीक्विटीज क्या है, वो एंटीक्विटीज नहीं पता। अब बताओ, किताब का नाम तो रट के गए, लेकिन उन दोनों शब्दों के अर्थ नहीं पता करके गए। इसलिए कहते हैं कि आप ये भली मत रटो कि उस किताब को 1829 में पब्लिश कराया, 2 पार्ट में किया, ये किया वो किया, मत रटो। लेकिन कम से कम कोई महत्वपूर्ण पुस्तक पे अगर आप बात कर रहे हैं, हम कर्नल टोड का योगदान कैसे भुला सकते हैं। तो एंटीक्विटीज क्या, तो सॉरी सर, तो आपने किताब कब पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, 5-7 साल से इस किताब का नाम आ रहा, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की। और मान लो बोर्ड, आप जब प्रोफेसर बन के जाएंगे और किसी बच्चे ने पूछ लिया, तब आप क्या जवाब दोगे। अब एंटीक्विटीज क्या है, एंटीक्विटीज यूनान के अंदर, जैसे हमारे गुप्त काल मौर्य काल जैसे युग थे, वैसे वहां पे एक युग है। और इतना सा कहना था कि ये एक पीरियड था यूनान का, इसका और राजस्थान के इस पीरियड का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, एनल्स शैली में किया गया, इसलिए इसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। बड़ा सिंपल उत्तर था इसका। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो ठीक है, उसने सॉरी बोल के अच्छा ही काम किया, गलत बताने से सॉरी बताना ज़्यादा बेहतर है। एक मेरे मित्र थे जो अभी कमांडेंट है, राष्ट्रपति अवार्ड है, वो असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू देने गए दिल्ली यूपीएससी में। सर कोई 25-30 मिनट इंटरव्यू चला। उस इंटरव्यू के दौरान वो बाहर आके एक्सपीरियंस पता है, 2007-8 की बात है, हमारे अच्छे मित्र थे उस समय, वो अभी भी है। तो उसने कहा यार 20-30 प्रश्न पूछे, वो 2-4 प्रश्नों पे बात हुई, बाकी सभी पे मैंने तो सॉरी 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 बोला। अब वो नंबर कैसे देगा, क्योंकि प्रश्न ही उस लेवल के थे कि सॉरी बोलना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। लेकिन जो 4-5 प्रश्न ने जो आंसर बताए ना, वो इतने प्यारे बताए कि उनके इंटरव्यू में 100 में से लगभग, मुझे जहाँ तक याद है, 70+ मार्क्स थे, और ऑल इंडिया में चौथी रैंक थी उनकी। तो बजरंग जी ने कितनी बढ़िया बात बताई कि आपको सब प्रश्नों के उत्तर भली मत आए, 10 में से 8 प्रश्नों की आपने सॉरी बोल दी, फैक्चुअल की। एनालिटिकल प्रश्नों पे आप सॉरी नहीं बोल सकते। आपको पूछा कि भारत विभाजन के क्या कारण थे, सरल प्रश्न है बहुत, यहां आप सॉरी नहीं कह सकते। अब ऐसे प्रश्न पे उत्तर देने के लिए आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि सर भारत विभाजन के लिए देखो, अगर आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराओगे तो भी गलत हो जाएगा, बड़ा एकांकी विश्लेषण हो जाएगा। आप अगर केवल ब्रिटिशर्स को जिम्मेदार ठहराओगे तब भी एकांकी विश्लेषण है। आप अगर जिन्ना को ठहराओगे अकेले को, तब भी एकांकी विश्लेषण है। तब आपको कहना पड़ता है कि सर भारत विभाजन के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण जिम्मेदार है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। पहला कारण ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो नीति, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग कर लिया।
कि दो बड़े धर्म एक साथ नहीं रह सकते। दूसरा, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति जो लखनऊ समझौते से शुरू हो गई थी, उसके बाद ही अपीजमेंट के बाद में चीजें बिगड़नी शुरू हुई। और तीसरा, जिन्ना की हठधर्मिता जिसको पाकिस्तान से कम मंजूर नहीं था। अब आप मुझे बता दो चौथा कारण क्या शेष बचा। अब जब मैं कह रहा हूं कि 10 में से एक प्रश्न का उत्तर भी आप इस तरह से दे देते हैं तो उनको लग जाता है कि इसमें विश्लेषण की बड़ी अच्छी क्षमता है। अब बात यह आती है कि ऐसा विश्लेषण विकसित कैसे हो। उसके लिए मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा कि जब भी आप बैठे हो ऐसे प्रश्न खुद की दिमाग से बनाए और खुद ही उत्तर देने की कोशिश करें। बोले मत, भली मत बोलो, अकेले हो, सोचते रहो कि जैसे क्या मुगल काल के पतन में औरंगजेब ही जिम्मेदार था? तब हम कह सकते हैं औरंगजेब कितना जिम्मेदार था। आप खुद सोचिए। हमारे स्पेंगलर और टॉयन भी कहते हैं कि जो सभ्यता उत्थान हुआ उसका पतन भी होगा। पतन तो मुगल काल का अवश्यंभावी था, कई कारण थे, मगर औरंगजेब के कारण थोड़ा पहले पतन हो गया। अब ऐसे प्रश्न आप दिमाग में खुद से बनाइए। ये जो हमने 200-250 प्रश्न दिए ना आपको बुकलेट में, ये एब्सोल्यूट लिस्ट नहीं है। ये एक नमूना है कि इस टाइप से आपको पढ़ते वक्त इस टाइप से ध्यान रखना है। कितने भी प्रश्न बन सकते हैं, आप हर दिन सोचते रहिए। आप अपनी ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, तो बस में जाते जाते सोचते जाइए कि मौर्य काल में क्या क्या बन सकता है। तो आप खुद सोचिए, खुद उसके उत्तर दीजिए। फिर अगर आपका कोई ग्रुप बनता है, कोशिश करिए कि ग्रुप में आप बोल के उत्तर दें। क्यों? लिख के उत्तर देना और बोल के उत्तर देने में रात दिन का फर्क है। लिखने के वक्त हमें सोचने का वक्त मिलता है, लिखते वक्त हम आराम से उसको इरेज वापस डिलीट कर सकते हैं। लिखते वक्त हम 15 मिनट टाइम लेके आराम से एक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। बोलना आपको इंस्टेंट होता है। तो लिख के आंसर देने की बजाय आप अपने ग्रुप के साथ में, भले दो लोगों का ही ग्रुप हो, सार्थक चर्चा करें। हर टॉपिक को एक दिन ले, उस पर आप चर्चा करें, भले 15 मिनट करें। अगर इस तरह से आप खुद के मस्तिष्क से विश्लेषण करोगे तो आपको हर प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे आपने आज बाहर निकलते सोचा, अभी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती थी 14 तारीख को, उस दिन आपको यह सोचना चाहिए था कि गांधी और अम्बेडकर दोनों के लक्ष्य सेम थे, दोनों का दलितों का उत्थान। फिर दोनों के बनती क्यों नहीं थी? दोनों के बिल्कुल नहीं बनती थी। अब यह प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि जब दोनों का टारगेट एक ही था तो बनती क्यों नहीं थी? दोनों की बिल्कुल आइडियाज नहीं मिलते थे। तब आपका सिंपल सा उत्तर हो सकता है कि सर उनका साध्य सेम था, साधन अलग थे। बाबा साहब चाहते थे कि अगर दलितों का उत्थान करना है तो वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा, और गांधी जी चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था में रहते भी उत्थान करना है। बस इसी बात पे भिन्नता थी। क्योंकि जितना उत्तर आपका परीक्षा कक्ष बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष संक्षिप्त में जाएगा, उतना ही आप उनको सामने वाले को कम अवसर दे रहे हैं। जितना संक्षिप्त उत्तर होगा, इकोनॉमिक्स में गॉसेन का नियम आता है, थर्ड लॉ, कि स्कार्सिटी इज द प्री कंडीशंस ऑफ द इंक्रीजिंग योर वैल्यू। अगर आपको अपना मूल्य बढ़ाना है, भार बढ़ाना है, तो कमी करनी पड़ेगी चीजों में। छोटे छोटे प्रश्न के बड़े बड़े उत्तर देने की कोशिश करोगे तो कुछ शब्द ऐसे पकड़ेंगे वो, फिर उन्हीं के आसपास घुमाते रहेंगे, पूरा इंटरव्यू खत्म, इतिहास में कुछ नहीं पूछेंगे, वहीं घूमते रहोगे और मूड ही खराब हो जाएगा। आपका खुद का ही हो जाएगा वहीं पे, और मुंह उतर जाता, वहीं पे उतर जाता है। कोशिश करिए कि जितना संक्षिप्त में आप बात रखो, और संक्षिप्त में रखी गई बात ही आपकी प्रभावी बात होती है और सामने वाले को वापस प्रति प्रश्न करने का अवसर कम देती है। क्योंकि आगे वाले जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न आपके उत्तर से ही निकलता है। आप ऐसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जिसके बारे में आपको बहुत अधिक जानकारी नहीं है। अब सिंपल प्रश्न कर लिया कि 1857 की क्रांति का कारण, एक जॉन केई आते अपने, उन्होंने लिखा था कि सती प्रथा जैसी कुरीतियों को प्रतिबंधित करने के कारण भारत की जनता ने विद्रोह किया। 1857 का विद्रोह ब्राह्मणों के नेतृत्व में हुआ, ऐसा जॉन की ने लिखा। अब आपसे सामान्य पूछ लिया कि 1857 की क्रांति क्या सामाजिक सुधारों के कारण हुई थी?
तब आप आराम से कह सकते हो कि क्रांति के पीछे सर बहुत सारे कारण थे, आर्थिक भी थे, धार्मिक भी थे, बहुत सारे कारण थे, सैनिक कारण थे। लेकिन जॉन की का जो दृष्टिकोण कोण है वो एक तरफा दृष्टिकोण है, क्योंकि अगर सर सामाजिक कारणों के चलते होती तो सती प्रथा पे प्रतिबंध लगने के तकरीबन 30 वर्ष बाद क्रांति की, तकरीबन 30 वर्ष, तो उसी समय हो जाती। ये आपका एक सामान्य फैक्ट है। अगर यहां आप थोड़ा सा और स्टैंडर्ड आंसर देना चाहें तो आप ये दे सकते हैं कि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को रोकने से पहले भारत के 49 ऑफिसर्स जो जुडिशियल और मिलिट्री से रिलेटेड थे उनको एक लेटर लिख के पूछा कि अगर मैं सामाजिक प्रथा, सती जैसी प्रथा को बंद करता हूं तो क्या सैनिक विद्रोह कर देंगे? तो सभी ने एक राय होकर लिखा था कि ऐसा कोई विद्रोह ऐसी सामाजिक प्रथाओं को बंद करने से नहीं होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी एक कारण से इतनी बड़ी क्रांति नहीं हो सकती। मतलब बहुत ही सिंपल चीजें हैं, और अगर आप मस्तिष्क में ऐसे डिस्कशन करेंगे तो आपको विश्लेषण की क्षमता स्वतः विकसित हो जाती है। कितने सिंपल प्रश्न आते हैं कि 1857 की क्रांति बोल रहे, पूछ लें क्रांति क्या है, आंदोलन में क्रांति में क्या अंतर है। अब ये प्रश्न कितना सिंपल है कि क्रांति क्या होती है, आंदोलन क्या होता है। अब एक इतिहास, क्योंकि वो एक एज स्टूडेंट पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको एक सामान्य टर्म का जो शब्दावली है इनका पता होना बहुत जरूरी है। तो अब आप आगे के जो 3-4 महीने हैं इसमें जब आप विषय पढ़ो वापस तो थोड़ा फैक्ट भली छोड़ दो मगर शब्दों के अर्थ पता करते जाना, क्योंकि शब्दों के अर्थ पता होने बहुत जरूरी है। कई बार वो यही पूछते कि धम क्या है, कई बार वही पूछ लेते हैं कि सुलह कुल क्या है, कई बार वो बहुत सिंपल सा प्रश्न करते हैं। शब्दों के अर्थ पता की, क्योंकि अब जो आपका परीक्षण है वो है आपके कौन सी घटना क्यों हुई, कैसे हुई, प्रभाव क्या पड़े, मौर्य काल किस प्रकार अस्तित्व में आया, पतन कैसे हुआ, इसकी मेन पॉलिसीज के बारे में देख लो आप। इन चीजों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी वस्तुनिष्ठ अध्ययन की बजाय विषयनिष्ठ अध्ययन करना। जैसे आप अकबर के बारे में आज पढ़ना चाह रहे हैं कि अकबर में क्या प्रश्न बन सकते हैं। अकबर में यही बनते हैं कि उसको, जैसे बजरंग जी ने कहा कि वो महान थे कि नहीं थे, आपसे पूछ ले, वो पूछ भी सकते हैं। केसरी सिंह के बोर्ड में गए तो डेफिनेटली पूछेंगे। केसरी सिंह जी का राजस्थान का इतिहास बहुत शानदार है। आप बिल्कुल रीजनल हिस्ट्री, एक एक युद्ध पता हो उनको, और ऐसा कैसा अयूब सर का भी बहुत शानदार है। और कई बार तो वो वही इंटरव्यू खत्म कर देंगे। अगर रीजनल हिस्ट्री पे चले गए और वहां आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाए तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, शुरुआत ही खराब हो गई तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये काम का नहीं है, और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। फिर हम वहां जाके कैसी कैसी हरकतें करते हैं सर, वहां जाके हम सिंपैथी अर्जित करने के प्रयास करते हैं। कोई कहता है हमारे ट्रेजेडी हो गई, कोई कहता है मेरे घर पे ये हो गया। क्या मतलब है उनको ये हो गया? अरे ट्रेजेडी अब हुई है, परीक्षा पास की, इतना भी ज्ञान नहीं है कि आप सिंपल 4 शब्दों में उनको बता नहीं सकते। आप सिंपल सा उत्तर बताना, कौन सा फैक्ट देना है आपको। तो थोड़ा सा इस समय आप जो विषय पढ़े वो थोड़ा सा विषय निष्ठ होके पढ़ें, कारणों पे व्याख्या करें, पतन पे व्याख्या करें, नीतियों के प्रभावों पे व्याख्या करें, शब्दों के अर्थ समझें आप। क्योंकि जितने शाब्दिक अर्थ पता होंगे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। आपको पता है, बताऊं, 1990 से पहले यूनिवर्सिटीज में हर विषय की डिक्शनरी होती थी। इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी आती है, आज भी आती है। ज्योग्राफी का शब्दकोश आता है। ऐसा इतिहास का भी एक शब्दकोश है जहां सारे शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। तो वो शब्दों के अर्थ आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि कई बार शब्दों के अर्थों में भी हम मात खा जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा अभी और क्या प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड का वर्क बढ़िया करना है आपको, क्योंकि कुछ बोर्ड कक्षा नहीं दिलवाते। ये कोई नियम नहीं है, वो कुछ स्टूडेंट्स से कक्षा नहीं करवा रहे हैं, कुछ से करवा रहे हैं। तो आप तो मान के चलिए कि आपको कक्षा करवाएंगे, वहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो थोड़ा सा
अभी आप अपने रूम में एक छोटा बोर्ड लगा दो, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब बोर्ड पे लिखते हैं अभ्यास नहीं होता है तो लाइनें ऊपर से नीचे चली जाती है, लेखन कौशल अच्छा नहीं है, शाब्दिक रूप से वर्तनी त्रुटियां करते हैं। अब प्रोफेसर बनने जा रहे हो, दूसरा को दूसरा लिख रहे हो, तीसरा लिखोगे तो क्या करेगा सामने वाला, कहेगा लो परीक्षा कैसे पास कर ली इसने। और इस बार तो कई लोगों को ऐसा कहा है कि आप लेक्चर कैसे बन गए, आपसे तो मैं ठीक उम्मीद कर रहा हूं, प्लीज बिहेव लाइक प्रोफेसर। ऐसे शब्द भी इस बार इंटरव्यू में, क्योंकि मुखर लोग हैं, खुला बोल देंगे सीधा ही, और ऐसा शब्द सुन लिया ना तो उसके बाद आपका तो पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, फिर आपका पूरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा अच्छा खासा। तो कम से कम जो भी टॉपिक पढ़ो वहां ऐसा कोई शब्द लिखो ही मत जो आपको नहीं आ रहा है, वही लिखो जो आपका वर्तनी रूप से ठीक हो। तो वर्तनी त्रुटियों का ध्यान रखें, सीधा लिखें। एक अपने कमरे में बोर्ड लगा दें आप, और जो भी टॉपिक आप 2-4 तैयार करके जाएं उसको 360 डिग्री कंप्लीट तैयार करें। क्योंकि जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, इस पूरे इंटरव्यू के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका अभिव्यक्ति कौशल कैसा है, आप बात कितनी विनम्रता से, कितना संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से, और कितनी फ्लुएंसी के साथ अच्छे से रख पा रहे हैं ताकि सामने वाला समझ पाए। एक पक्ष। दूसरा पक्ष है शिक्षण कौशल कैसा है आपका, और जो तीसरा पक्ष है आपका वो है आपका व्यक्तित्व। और मुझे लगता है कि 24 नंबर के इस इंटरव्यू में 8-8 नंबर का है मामला। अगर आपका अभिव्यक्ति कौशल बड़ा शानदार है तो 8 में से 6-7 मिल जाते हैं। टीचिंग स्किल भी बड़ी अच्छी कर रखी है आपने, हर दिन 15 मिनट आपने खुद को दिए हैं बोर्ड पे जाके, तो वहां 5-6 नंबर आ जाते हैं। और व्यक्तित्व के बढ़िया तरीके से चीजें प्रेजेंट करिए तो कुछ नंबर वहां पे भी आ जाते हैं। ऐसे करके 14-15 नंबर दे दिए जाते हैं। तो कोई एक भाग अच्छा और 2 भाग कमजोर है तब भी हम पिट जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप शिक्षण कौशल भी अच्छा रखें वहां पे। बाकी वहां पे बोर्ड पे लिखें कम, एक्सप्लेन अधिक करें, क्योंकि वहां जाते ही आप लिखोगे, उनके सामने आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो होगा यही कि कर क्या रहा है। वहां आपने टॉपिक लिख लिया, लिखने के बाद में अब आप कम से कम हाथ ऐसे रख लो, और अब उसके बाद उसको थोड़ा सा उसके बारे में समझाना शुरू कर दो एक हल्के एक्सप्रेशन के साथ में। बॉडी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं। ये कंधे, और इन कंधों से आपके हाथ बाहर नहीं जाने चाहिए जब आप उत्तर देते, ऐसे नहीं ये वो वहां पे किया, फिर वो कहेगा कहां से आया ये आदमी। क्योंकि जब आप आंसर दे रहे हैं ना तो आपके हाथ आपके कंधों की सीमा के अंदर होने चाहिए। जैसे मेरे छोटे हैं तो मेरी सीमा छोटी रहेगी, किसी के चौड़े कंधे हैं तो थोड़ा सा हाथ आगे तक जाएगा। ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल फिर फिर क्या है, फिर थोड़ा सा क्या एक गलत इंप्रेशन सा पड़ता है। तो बोर्ड के ऊपर लिखें कम, समझाए अधिक, और वहां से आपको 2 से 3 मिनट का टाइम ही देते हैं, बहुत अधिक टाइम नहीं देते वहां पे। तो बोर्ड वर्क आप अभी से शुरू करें, डेली 15 मिनट ही दे भले, लेकिन 15 मिनट में कोशिश करें कि आप समझा सकें। जैसे मैंने टॉपिक लिया हड़प्पा सभ्यता, उसमें भी मैंने लिया कि सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैंने जैसे टॉपिक लिखा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, तो एक माननीय सदस्य ने पूछा कि आपका स्पेशलाइजेशन किसमें है। तो मैं तो भूल गया, पता नहीं किसमें स्पेशलाइजेशन है। जैसा कि पवन जी ने कहा कि पेपर याद नहीं, 2011 में एमए की हुई, तो मैंने मेरे अंदाजे में ऐसे ही बोल दिया मैं, आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत इस पे अब है, अब बाद में पता चला, घर जाके देखा तो पता चला मध्यकाल में है क्योंकि एमए के अंदर स्पेशलाइजेशन जैसा कुछ एमडीएस यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ नहीं। तो हमने कुछ अनुभवी लोगों से पूछा कि यार ये मार्कशीट है, इसमें स्पेशलाइजेशन कहाँ है। तो कि मोस्टली पेपर कौन से हैं, 4 पेपर, 4 में मध्यकाल के, तो मध्यकाल हो गया काम। हमने तो आधुनिक बताया, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बताया, क्योंकि मैंने भी यही सोचा कि आधुनिक ही होगा। जानबूझ के अगर बताता तो मेरे चेहरे पे पता चल जाता कि ये झूठ बोल रहा है। मेरे दिमाग में सच में यही था कि आधुनिक ही होगा। तो उन्होंने फिर यही प्रश्न किया कि तो आधुनिक का आपने स्पेशलाइजेशन में रखा है और आप पढ़ा रहे हो प्राचीन, क्यों? तो मैंने कहा सर हमारा महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी था, तो वहां पे हमारे पास में एक ही विकल्प था,
तो ये स्वतः ही भरे गए हैं वो जो आधुनिक के टॉपिक, हमने नहीं चुने, ये एक ही सेक्शन था वहाँ पे, इसलिए आया। लेकिन रुचि मेरी प्राचीन काल में। ठीक है कि आप शुरू हो जाओ। अब मैंने वहाँ पे शब्द लिखा उत्पत्ति, और फिर लिखा कि उन्होंने मेरे को यही बोला कि आप ऐसे पढ़ाई जैसे हम एमए के स्टूडेंट हैं। मैंने शुरू किया कि कल हमने हड़प्पा सभ्यता की नामकरण के बारे में जाना, आज हम बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसी। इसके दो पक्ष हैं, एक देसी मत है, एक विदेशी मत है। मैं वहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बस लिखा तो मैंने टॉपिक का नाम ही है केवल। और तब दूसरे एक सदस्य और बोले कि इसका सबसे बढ़िया नाम क्या हो सकता है, हड़प्पा हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता, आप क्या मानते हैं? तो मैंने कहा कि तो मैंने कहा सर हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे सूटेबल नाम है। क्यों? तो मैंने कहा पुरातत्व की परंपरा के अनुसार जिस स्थान से सभ्यता की खोज होती है वही नाम से सभ्यता है वो रखी जाती है, वही नाम दिया जाता है। फिर उन्होंने चार्ल्स मेसन के बारे में बात की, मतलब फिर इंटरव्यू 4-5 मिनट है वो वहां पे रहा। तो आप फिर कम से कम इतना ध्यान रखें कि जो भी आप टॉपिक रखते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो। ये बातें ऐसी थी जो आपको इंटरव्यू से पहले अभी इन दिनों में ध्यान रखनी है। बाकी बजरंग जी ने बता दिया आपको, 10th 12th पूरी एकेडमी ध्यान रखना। इस बार तो परसेंटेज भी पूछते हैं कि कितने परसेंटेज बने हैं, कम बने हैं तो उसका कारण क्या है, अधिक बने हैं तो उसका कारण क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे 10th में 82, 12th में 62%, तो इतना बड़ा गैप आने के पीछे क्या कारण रहा वो कन्फर्म पूछते हैं। तो जो वास्तविक कारण है आपको वही बताना है। आप वहां पे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, क्योंकि जिस उम्र से आप गुजर रहे हो वो उन उम्र से पहले गुजर चुके हैं, उनको सब पता है। किसी के स्पोर्ट्स के कारण होता है, लगभग लोग ये बताते हैं कि सर मैं बीमार हुआ था, कोई कुछ और कहता, लेकिन सच कारण क्या है वो आप जो है वो बता दो। क्योंकि सच्चाई, जो ईमानदारी होती है, जो सत्यनिष्ठा होती है, वो आपको दूसरों से एक कदम आगे ले जाती है। ये सत्यनिष्ठा बेहद जरूरी है इंटरव्यू में। कहीं पे भी झूठ बोलोगे आपके शकल पे आ जाएगा कि झूठ बोल रहा है। अब कोई किसी कारण से हुआ था कि कोई खराब दोस्ती हो गई थी, संगत खराब हो गई थी, इस वजह से रोल हो गया था, इस वजह से परसेंटेज कम बन गए। अगर अगर ये कारण है तो बता दो कि दरअसल मैं 10th तक ब्राइट स्टूडेंट था, 11th में कुछ अच्छे जो कुछ खराब साथियों का साथ पड़ गया, उनके साथ हो गया और पढ़ाई के रास्ते से भटक गया, और जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज कम बन गई। हकीकत में ये है तो ये बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो झूठ बोलने की बजाय सच बात रखने से अंदर अच्छा फील होता है कि भाई मैंने जो सत्य था वो बता दिया। कई बार हम स्ट्रीम चेंज करते हैं तो पूछ लेते हैं, अयूब खान साहब को तो स्ट्रीम चेंज वालों की बिल्कुल पूरी दृष्टि रहती है, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है, और स्ट्रीम चेंज वाला आते ही उनको सबसे पहले तो उसकी क्लास ऐसे लगाते हैं कि स्ट्रीम चेंज क्यों की। अब कोई कहता है कि मेरे बचपन में गुरुजी थे ये वो, कोई कहता है कि मेरे बाद में रुचि जागृत हुई। उनको सब पता है कि मैथ में सीट नहीं आती, इतिहास में सीट अच्छी आती है। मैथ समझ में नहीं आता, इतिहास रट लेंगे। मैथ के साथ हमारा सेटलमेंट बैठ नहीं रहा है, हिस्ट्री में हम कभी भी पढ़ सकते हैं। मैथ एक बार छूट गई तो 2 महीने बाद वापस 0 हो जाएगी। इतिहास छूट गई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 महीना पढ़ेंगे वापस वैसी वैसी हो जाएगी। सीट भी अच्छी आती है तो रोजगार के अवसर इतिहास में अधिक है, ये उनको पता है। अब आप जब सामने वाले को सच्चाई पता और फिर आप झूठ बोल रहे हो तो उनको तो मजा ही आता है कि ठीक है बोलने दो, और वही वो आपको मारना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसे आदर्शवादी उत्तर से बचें, जो है वो बता दें कि दरअसल बात ये थी। कई बच्चों के साथ ये होता है, एक लड़की का मेरे पास एक दिन पॉलिटिकल साइंस में फोन आया इन दिनों, उसने स्ट्रीम चेंज की, वो केमिस्ट्री से पॉलिटिकल साइंस में आई। तो मेरे कहा सर इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? यार तो तेरे को पता है, मेरे को क्या पता बेस्ट है, तो क्यों छोड़ा था? तो सर केमिस्ट्री में सीट कम आती है और हुआ नहीं 2 बार इसलिए छोड़ा है। ये तो नहीं बता सकते। तो मैंने कहा बोल देना सर मेरी रुचि नहीं थी, और 10th में अच्छे परसेंटेज थे तो घर वालों ने कह दिया साइंस ले, तो मैंने ले ली। नहीं नहीं सर मैं तो बीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मैंने कहा ये उत्तर भी नहीं बन सकता। तो मैंने कहा कह देना कि बीएससी के बाद में मुझे साइंस में जो है वो इतना जुड़ाव नहीं रहा,
तो कि नहीं सर, मेरा एमएससी में भी मैं ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में गया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मैं क्या तो क्यों ली पॉलिटिकल साइंस? तो बीएससी एमएससी दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो राजनीति विज्ञान में आने की जरूरत की? अब तो मेरी भी जिज्ञासा है। इतना गोल्ड मेडलिस्ट अच्छे अच्छे 80-85% मेरे तो 9th में भी नहीं बने, उतने तेरे बीएससी और एमएससी बने, फिर आने की जरूरत क्या थी? तो सर बता दें सर, 2 बार फेल हुई, फर्स्ट ग्रेड में हुआ नहीं केमिस्ट्री में, इसलिए पॉलिटिकल साइंस लिया, एकमात्र कारण यही है सर। अब देख लेना, देखना तेरा जैसा हो। और देखो सौभाग्य से नहीं दुर्भाग्य से वही बोर्ड आया, और वहां जाते ही सीधे शुरू हो गए कि बीएससी कहाँ से किया, एमएससी। वो उन्होंने कहा कि बताइए अपने बारे में, एजुकेशन बताइए। वो सबसे पहले जाते ही एजुकेशन पूछते हैं, 10th 12th विद परसेंटेज। अब ये स्कोप तो खत्म हो गया कि रुचि नहीं है, फंस गई, और 5-7 मिनट इंटरव्यू इधर उधर उसी जगह घूमा और कहा ठीक है जाओ। अब उसको रिजल्ट पता है क्या रहना है। तो आपके पास एक सॉलिड कारण होना चाहिए और वास्तविक कारण होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि उसको ये बात भी बोल देती ना कि सर मैंने केमिस्ट्री में किया, मैंने 2 अटेम्प्ट केमिस्ट्री में लिए, लेकिन मेरा नहीं हुआ, तो मुझे यूँ लगा कि मुझे सब्जेक्ट चेंज कर देना चाहिए, क्या पता मैं और बेहतर किसी और सब्जेक्ट में कर पाऊँ। क्योंकि जब कुछ नहीं हो रहा है तो यही बोल दो, सच तो कम से कम बोलो, और तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं। घर में कोई पॉलिटिकल साइंस में तो क्या नहीं, तो प्रेरित भी तू किसी से नहीं हुई। नहीं तो एक अपना उत्तर होता है कि मैंने मेरे चाचा से प्रेरणा ली। ये प्रेरणा तेरा चाचा तो बचपन से ही था ना, आज तो चाचा बना नहीं था। पहले तो प्रेरणा नहीं ली जब केमिस्ट्री ली थी उस समय, फिर बाद में प्रेरणा कैसे लिया? 1000 सवाल है वहां पे। देखो झूठ बोलने वाले को कई झूठ फिर बोलने पड़ते हैं, इससे अच्छा है कि आप सच बता दो कि मैंने स्ट्रीम इसलिए चेंज की। फिर कॉमन प्रश्न आता है कि प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? आप स्कूल में अच्छे खासे लेक्चरर हो, आप क्यों प्रोफेसर में जाना चाहते हैं? क्या ऐसा आपका उद्देश्य क्या है? अब कोई कहता है कि मेरा प्रोफेसर में सपना था। एक बोटनी के इंटरव्यू हुए थे पिछली बार, कह दिया कि मेरा प्रोफेसर बनना सपना है। कब से है? तो सर जब से मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, वहाँ प्रोफेसर्स को देखा, तब से मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा बनना है। ओके, फिर एमएससी कब की? तो एमएससी सर 2007 में की। अभी क्या चल रहा है? 2017। इस बीच में पीएचडी की? तो नहीं। कितने पेपर पब्लिश करवाए? नहीं करवाया। तो सपना कहाँ से आया जब रिसर्च में तूने काम ही नहीं किया? कोई बोटनी की 2 जर्नल के नाम बता दो, कोई बोटनी के 2 बड़े लोगो साइंटिस्ट के नाम बता दो। अब सब जगह नो, सॉरी सॉरी नो। तो जब आपका सपना अगर सच में 12वीं के बाद होता है ना, तो वो एमएससी के बाद पीएचडी भी करेगा, वो पत्र पत्रिकाएं भी छपवाएगा, कई जर्नल में उसके आर्टिकल्स भी छपेंगे, शोध संस्थाओं में सेमिनार में भाग भी लेगा। इसलिए कृपया करके ऐसा सपना तो बताना इस मत। फिर कोई दूसरा उत्तर इसका ये लोग कई ये देते हैं कि भाई प्रोफेसर जो है वो पैसा वैसे वाली बात आ जाती है, वो भी मत करना, क्योंकि पैसा तो बिजनेस में और ज़्यादा है। फिर आप तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेसर बनने के बाद आपका कोई बिजनेस सेट हो गया था, प्रोफेसर छोड़ दोगे, क्योंकि पैसा तो वहाँ ज़्यादा है। अब ऐसी स्थिति में हम फंस के उत्तर क्या देना है? उत्तर वास्तविक क्या है? वास्तविक ये है कि जैसे शिक्षा विभाग के लोग हैं, लेक्चर लगा हुआ, तो वो ये कह सकता है कि सर हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपने विभाग में और उच्च पद पे जाए, और चूंकि मैं शिक्षा विभाग में हूँ और प्रोफेसर हमारे से उच्च पद है, तो मेरी इच्छा है और एक उम्मीद है, आकांक्षा है कि मैं भी अपनी है वो पदोन्नति करवाऊँ। क्यों चाहते पदोन्नति? तो पदोन्नति में ग्रेड बदलता है, पे भी बदलता है, और एक उच्च लेवल के बच्चे भी आते हैं वहाँ हमारे पास। तो वहाँ हमारे पास में रिसर्च के भी ऑप्शन रहते हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम पुस्तक लेखन व बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम वहाँ जाना चाहते हैं। कुछ नहीं मिल रहा तो यही बता दो, और बढ़िया उत्तर है आपके पास तो वो दे दीजिए। अब मार्केट में क्या चलता है कि रट रटाए उत्तर चलते हैं, और एक ही बोर्ड के सामने 3-4 स्टूडेंट आए और तीनों चारों ने सेम उत्तर दिया और समझ जाते हैं कहाँ से तैयारी करके आए, बोल देते हैं। केसरी सिंह तो पूछते हैं कहाँ से तैयारी की? केसरी सिंह पूछ लेते हैं कहाँ से तैयारी करके आए हो, किस कोचिंग में गए थे? अब आप वहाँ पे काटो तो खून नहीं है, वो बता भी नहीं सकते और बताना भी है। इसलिए मौलिक जितना हो सकता है
अपने आप को बहुत आदर्शवादी नहीं, जैसा है वैसा प्रस्तुत कर दो। क्योंकि जितने आप आवरण ओढ़ेंगे, आप मान के चलिए कि आवरण इंटरव्यू बोर्ड के सामने आते ध्वस्त हो जाते हैं। आप वो ही रहते हैं जो वास्तव में आप है। हम आपको कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, हम आपके 200 मॉक इंटरव्यू ले लें, आप अंदर जाके वही करोगे जैसे आप हो। ये हकीकत है। हमने मैं जब तैयारी कर रहा 2013 वाला आरएस का इंटरव्यू देने गया, तो मैंने मेरे दोस्त से बात की, रघुनाथ से, मैंने कैसे करना है। उसने कहा ऐसे घुसना है, ऐसे गेट खोलना है, ऐसे नमस्कार करना है, और फिर ऐसे बैठ के थैंक यू बोलना है, ये कमर है वो कुर्सी की लगा के बैठना है ताकि ऐसे मुर्दा ना दिखें। ऐसे करके मेरे को सारा बताया। जब मैं अंदर गया तो वो सब बातें भूल गया, और मैंने वही किया जैसा मैं सिखाने से पहले भी वही करता। गेट खोला, गुड मॉर्निंग बोली, और चुपचाप जाके कुर्सी, उन्होंने कहा बैठो, बैठ गया। मैंने कहा थैंक यू, मुंह सूख गया। तो उन्होंने कहा पानी पियो, मैंने पानी पी लिया, पानी पिया, और मैंने थैंक यू बोला। तो कहे सहज हो जाओ, आराम से सहज हो जाओ। शिव सिंह राठौड़ का बोर्ड था, आरएस की बात है। जाते पूछा अच्छा लेक्चर लगे हुए हो? नहीं सॉरी, कहीं शिक्षा में लगी हुई? मैंने कहा सर लेक्चर हूँ इतिहास में। ओ, तो आरएस क्यों बनना है जब इतिहास में लेक्चर हो? बढ़िया। मेरे को पता समाज सेवा तो उत्तर देना ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा से बढ़िया समाज सेवा कौन कर सकता है। तो मैंने कहा लेक्चर से आरएस बनने के पीछे मेरे सर 3-4 जो मैं समझ पा रहा हूँ उद्देश्य है। क्या? मैंने कहा मैं प्रशासनिक अधिकारी बन के जुडिशियल पावर के साथ लोगों के साथ न्याय कर सकता हूँ, समाज सेवा कर सकता हूँ। दूसरा सर, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत है, तो मैं भी वो चाहता हूँ। अच्छा, मैंने कहा सर और पैसे का मैं नाम ही नहीं लिया प्रतिष्ठा और समाज सेवा, वो भी जुडिशियल पावर के साथ में, क्योंकि शिक्षक को जुडिशियल पावर तो है नहीं, सीधी सी बात है। तो एक पास में बैठे, उन्होंने कहा तो एसडी और एसडी में क्या अंतर है? सॉरी सर, नहीं पता, नहीं पता, मैं कैसे कहूँगा एसडी ये होता है, झूठ क्यों बोलूँ। तो शिव सिंह ने सीधा यही बोला, ठीक है औरंगजेब का पूरा नाम बता दो। मैं आलमगीर औरंगजेब। मैं आगे बोलता हूँ, फिर आप पीछे बोल दोगे, मैं कोशिश करूंगा। और औरंगजेब की तो उपाधि में 13 शब्द है मैंने कहा सर मैं प्रयास करूंगा। उन्होंने 13 बोल दी, उनको वो याद है, वो उन्होंने कईयों को पूछे हैं, बाद में भी पूछे हैं और इतिहास वालों को पूछते हैं, तो ठीक है वो रिटायर हो गए अब, उन्होंने बोल दिया। मैंने फिर कहा सॉरी सर, मैंने आलमगीर औरंगजेब याद आ रहा है वापस कुछ नहीं, वो बस थोड़े से नॉर्मल हुए और उन्होंने अपनी बात वापस आगे शुरू की। तो नहीं आ रहा तो आप मना कर दो, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं बता रहा था कि जितना आप ईमानदारी से प्रस्तुत होंगे, जितना आप जैसे हैं वैसे वहां जाके प्रस्तुत करोगे, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। जितना आप डिप्लोमेटिक, जितना कृत्रिम बनोगे, उतने आप मारे जाओगे। अंदर तो आपको लगेगा कि मैं शानदार करके आया हूं, टोपी पहरा दी, ब्लफ कर दिया, बहुत समझदार लोग हैं। आपके जैसे 30 बच्चे डेली आके जाते हैं उनके सामने, उनको एक एक बात पता है। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो सुबह से पूछा जा रहा है, वो 2 दिन पहले भी पूछा होगा आपसे, किसी अच्छे स्टूडेंट ने, उनको अच्छा आंसर मिला हुआ उनको। आप ये मत सोचना कि वो मैथमेटिक्स के अयूब खान, तो उनको पता नहीं इतिहास में क्या है, मैं जेब देता हूँ। उन्होंने अच्छे स्टूडेंट से बात कर रखी है और उनको पता है उत्तर क्या है इसका। अच्छा, फिर वो स्पेशलिस्ट से कहेंगे कि क्या ये सही कह रहा है, तो विद्वान लोग कह देते हैं कि सही है कि नहीं है। इसलिए बिल्कुल गलत मत बोलना। मेरे साथ देखिए, शिव सिंह ने मुझे पूछा प्लासी के युद्ध में सेनापति कौन थे अंग्रेजों की तरफ से, तो हड़बड़ाहट थी, शुरुआत में ही वो प्रश्न आ गया था, तो मैं भूल गया। तो मैंने एकदम से प्लासी के युद्ध का सेनापति याद नहीं आ रहा। मैंने कहा बने आप आर्यस तो लेक्चर लगे हुए 13वीं रैंक से, अंदर से घमंड और इतिहास पढ़ाते हैं। घमंड तो चूर चूर हो गया 2 मिनट के अंदर ही जाते ही, जब आलम औरंगजेब का पूरा नाम नहीं आया, फिर प्लासी के युद्ध का सेनापति और भूल गया। तो मैंने पहले सिराजुद्दीन दौला बोला, तो कि नहीं नहीं मैं अंग्रेज सेनापति कह रहा हूँ, हिंट दूं?
मैं बेइज्जती कर रहे हो ये तो पूरी इतिहास की लेक्चरर की पूरी बेइज्जती हो रही है। फिर मुझे याद आया, मैंने क्लाइव था, ठीक है। तो याद नहीं आया तो नहीं आया, क्या कर सकते हैं। छोटा बिल्कुल सामान्य प्रश्न भी कई बार आप भूल जाते हो वहां पे, तो बिल्कुल विनम्रता के साथ कह दो क्षमा चाहूंगा सर, अब याद नहीं आ रहा मुझे। कई बार आधा अधूरा हमें पता होता है, पूरा नहीं पता होता, हम बताना भी चाहते हैं, तो उस समय कई बच्चे क्या करते हैं, फिर भी पूरा बताने की कोशिश करते हैं, जबकि करना क्या है, उनको कह दो सर इसके बारे में मुझे बहुत अधूरी जानकारी है, आपकी अनुमति हो तो मैं वो बताना चाहूंगा। तब वो कहते हैं ठीक है बता दो। फिर उन्होंने अनुमति लेके आपने बोला, अगर उसमें कोई त्रुटि होती तो वो ठीक कर देते हैं आपको कि ये नहीं, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा था। तब आप कह दो शुक्रिया सर, क्योंकि आपको उन्होंने ठीक किया, तो आपकी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है, कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि थैंक यू सर, मैं इसमें और सुधार करूंगा। जितना विनम्र, एकदम पॉजिटिव, और जैसा है वैसा प्रस्तुत करना, और जितना सारगर्भित और संक्षिप्त उत्तर दोगे उतना ही आपके नंबर बढ़ जाएंगे। एक्स्ट्रा कुछ बोलना ही नहीं है। कुछ बहुत अनुभवी स्टूडेंट होते हैं, वो अपने फील्ड में लेके आ जाते हैं उनको। फील्ड में लाने का मतलब ये है कि गांधी जी भी कोई लेके आ जाता है कि मैं गांधीवादी तरीके से करूंगा। अब वो गांधीवाद गांधी 15 मिनट ले लेता है इंटरव्यू पूरा। कुछ ऐसे लोग होते हैं, बाकी अपने को ऐसा कोई हिंट नहीं देना है। जैसे धीर जी ने कहा था ना कि भाई आपने क्लास ली तो कहा कि 2 शिष्य वगैरह। अभी जो इन्होंने अगर ऐसा बोल दिया ना केसरी सिंह के सामने, तो वो यूनान की सभ्यता में चले जाएंगे, इनको कौटिल्य पे वापस आने नहीं देंगे। और ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वो कोशिश करिए कि बहुत ही सिंपल तरीके से, जितने कम शब्दों में बात रख सकते हो उतना रख लो। अब बोर्ड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। जैसे अयूब खान जी गणित के हैं, अगर किसी की पीएचडी की हुई है तो उनका पूरा फोकस उनके ऊपर जाएगा, सीधा पीएचडी पे। टॉपिक लिखो, पीएचडी में आपके जितने टॉपिक थे सारे लिखो, और इसके बारे में 2-2 मिनट बता दो, सारों का ब्रीफ बताओ। फाइंडिंग क्या है आपकी, सोर्स कौन कौन से यूज किए, सोर्स कहां से लेके आया, अच्छा यही टॉपिक क्यों लिया, इससे आगे के स्कॉलर्स को क्या फायदा। लास्ट में वो कह देते हैं कि आपने फर्जी तरीके से पीएचडी की है कि ईमानदारी से, ये कह के और फिर रवाना करते हैं। अगर ईमानदारी से की है तब तो फिर दूसरे प्रश्न शुरू होंगे, और उनको कहीं भी अंदर लग गया कि फर्जी तरीके से की है तो बहुत मुश्किल होती है फिर। तो पीएचडी वाले स्पेशली ध्यान रखें कि आपके में से पीएचडी किसके हैं, कम लोगों के फ्री है। अच्छा पीएचडी सबमिशन नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, डॉक्टरेट लग गया है ना आगे तो ज्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत तो क्या है, अगर आपने बहुत ईमानदारी से काम किया तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत पॉजिटिव जाता है। अगर आपने गलत तरीके से काम किया या किसी से करवाया है तो आप डेफिनेटली फंसेंगे, ये तय बात है। बाकी बोर्ड के बारे में कोई पूर्व धारणाएं कभी मत रखना किसी भी प्रकार की। ये बातें कुछ थी जो आपको ध्यान रखनी थी। अब मैं अंतिम पॉइंट पे आऊँगा कि हमें कौन कौन से क्षेत्रों पे अभी काम करना है। हालांकि हमने प्रश्न तो बना के दे दिया आपको, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा किन किन एरिया पे अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपका सब्जेक्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे प्रश्न पे मना करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। अब विषय के अंदर कमजोर सिद्ध नहीं होने चाहिए, उनको प्रोफेसर चाहिए सब्जेक्ट के। आप अपने क्षेत्र के बारे में 2 बातें नहीं बता पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट के प्रश्नों पे आपको बढ़िया से करना। और आपका एक प्रश्न है कि सर कौन से स्रोत यूज करें, तो मैं आपको बताऊं कि आपने जिस स्रोतों से प्रोफेसर की तैयारी की वही पढ़ लीजिए। अलग से बहुत किताबें लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेहद सामान्य प्रश्न होते हैं। बाकी सारा खेल आपके माइंड सेट का है, आप जितना सोचोगे उतना अच्छा अच्छा उत्तर अपने आप दिमाग में आता रहेगा। ये जो बात आती है ना, एक एक ऑथेंटिक किताब पढ़ना जरूरी है, ये बिल्कुल आदर्शवादी बात है। ठीक है, आपको नाम याद होता है तो बढ़िया है, एक एक 2-2 ऑथर्स के। बाकी जिन स्रोतों से आपने प्रोफेसर की तैयारी की है, मैं कह रहा हूं वही स्रोत एक बार वापस पढ़ लो। बस थोड़ी अप्रोच बदलनी है।
पहले हम फैक्ट रट रहे थे कि भाई मौर्य काल में ये 18 मंत्री थे, 18 रट रहे, किसका क्या काम था। अब ये रखना है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी कि विकेंद्रीकृत थी। अब आपको ऐसे पढ़ना है। पहले हम पढ़ रहे थे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र, इसमें इतने अध्याय अभिकरण है, इसमें ये था, उसमें वो था, सप्तांग सिद्धांग ये। अभी ये नहीं करना, अभी ये पढ़ना है कि अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट राजनीति है तो नाम अर्थशास्त्र क्यों है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य नहीं है, इसके पक्ष में आपके पास में क्या तर्क है। कौटिल्य का नाम नहीं है अर्थशास्त्र में, कैसे माने कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र का इंपोर्टेंस क्या है। मौर्य काल पे कौन से इतिहासकार ने बढ़िया काम किया है, रोमिला थापर ने किया, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर लिखा है। अर्थशास्त्र पौराणिक भविष्य शैली में तृतीय पुरुष में लिखा गया, इस हिसाब से कहते हैं कि इसका लेखक कौटिल्य नहीं है। और भी कई सारी बातें तर्क में आप ला सकते हो। चूंकि पुराने जमाने में और आज भी राजनीति अर्थशास्त्र से चलती है, इसलिए राजनीति का विषय होने के बावजूद भी उसका नाम अर्थशास्त्र है। अब आपको इस एंगल से पढ़ना है, बस पढ़ना ऐसे है। तो मोटा मोटा ऊपर ऊपर से चीजें चेक करनी है, गहराई में तथ्य याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। 30 मिनट का इंटरव्यू हुआ तो तथ्य आएंगे अंदर से 1 या 2, तो उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। किसी से तुलना करने के लिए बोलेंगे भी अकबर महान थे कि महाराणा प्रताप महान थे, अब कह दो सर महानता की वैसे तो कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। जहां तक मेरा विचार है तो विभिन्न दृष्टिकोणों में दोनों ही महान थे। महाराणा प्रताप एक छोटे से राज्य के शासक होते हुए भी एक बहुत बड़े किंगडम को चुनौती दी थी, समाज के सभी वर्गों को साथ में लिया था, जनता पूरी उनसे खुश थी, महिलाओं के प्रति उनका सम्मान का व्यवहार था। आपको खान खाना वाला किस्सा याद होगा। कम स्रोतों में अधिकतम प्रशासन दिया था, इसलिए वो महान थे। अकबर इसलिए महान कहे जा सकते हैं कि पूरे भारत को एकीकृत कर दिया, बहुत बड़ा साम्राज्य, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, 16 कुल, इन अर्थों में अकबर महान थे। फिर पूछे कि दोनों में से एक चुनना मुश्किल काम है, फिर चुनना पड़े तो फिर बोर्ड को देख लेना किसको चुनना है। यहां पे मैं कुछ नहीं कहूं। फिर पूछे कि क्या महाराणा सांगा आपको गद्दार नजर आते हैं, तब आप कहिए कि 1947 से पहले और जितने भी महापुरुष हुए, राष्ट्रीय पुरुष हुए, जिन्होंने देश को राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर गद्दार या किसी भी प्रकार का ऐसा नेगेटिव कमेंट्स शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को भी, ऐसा आपसे पूछे तो। लेकिन गद्दार थे कि नहीं थे उस पर आपको क्या जवाब देना है। कि बाबर ऐसा लिखते हैं कि उन्होंने आमंत्रण दिया था, दूसरा कोई इतिहासकार ये बात नहीं कहता। फिर आप लिख सकते हैं कि अगर सामान्य चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि जिस व्यक्ति ने इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर लिया हो, वो व्यक्ति उसी के खिलाफ किसी तीसरे की सहायता नहीं मांग सकता। इस हिसाब से लगता है कि सर उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया। तो इस अर्थों में गद्दार करना बड़ा बेबुनियादी और एक अपमानजनक स्टेटमेंट है, बड़ा संतुलित, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो इतिहास के अंदर अब संभाजी की चर्चा अभी फिल्म पे रही थी कि उपन्यास पर फिल्म बना, उस पर भी आपको अपना मत रखना है। आपके क्षेत्र के बारे में आपको बढ़िया सी जानकारी रखनी, वहाँ के लोक देवता, वहाँ के कोई पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है। तो एक सिक्कर का बच्चा गया इंटरव्यू देने पॉलिटिकल साइंस में, कोई ऐसा युद्ध पूछा जो ढूंढाड़ क्षेत्र में शेखा जी ने लड़ा था। उसको पूछा, उसके गांव के पास में लड़ा गया था, पता है तो कि नहीं पता, घर जाके पढ़ना गए। अब वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, उसको युद्ध पूछा है, बताओ कितने केसरी सिंह जी उत्साहित थे इतिहास वालों के लिए। बहुत उत्साहित है वो, आपका इंतजार कर रहे हैं डेट कब आए। और इतिहास ऐसा विषय है जिसमें गणितज्ञ और साइंटिस्ट ज्यादा है। साइंस और गणित से उबर आदमी बोर हो जाता है, तब लास्ट में हिस्ट्री पढ़ता है। हिस्ट्री आनंद, बहुत ही जीवंत विषय है। आप डीडी कोसाम्बी को देख लो, भंडारकर साहब को देख लो, सबकी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स के साइंस के रहे हुए। पवन जी को देख लो, सबके बैकग्राउंड मैथमेटिक्स साइंस के रहे हुए। तो सबका रुचि सबकी इतिहास में रहती है। इतिहास हमें क्या सिखाता है, क्या इतिहास को वापस लिखना चाहिए? ऐसे कुछ प्रश्नों की लिस्ट मैंने भी दी है, इसमें आप भी देख लेना कि इतिहास को वापस लिखना चाहिए, इस पे क्या आपका आंसर हो सकता है। तब हम ये बोलते हैं
कि इतिहास साक्ष्यों की देन है, साक्ष्यों के बेस पे इतिहास लिखा जाता है और समय के साथ साथ नवीन साक्ष्य प्रकाश में आते हैं, इसलिए उन नवीन साक्ष्यों के बेस पे हिस्ट्री रीराइटिंग होती रहनी चाहिए। तभी इतिहास, क्योंकि इतिहास वो है जो वास्तव में अतीत में घटित हुआ था और वास्तव में क्या हुआ था उसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन नवीन साक्ष्य जैसे जैसे प्रकाश में आते हैं उसको हम रीराइट करके और सत्य के पूर्ण निकट पहुंच सकते हैं। तो इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि इतिहास जो है वही रहेगा, लिखना चाहिए, रीराइट होते रहना चाहिए। इतिहास की क्या प्रासंगिकता है? एक लाइन में उत्तर देना हो तो कह दो कि सर इतिहास हमें ये सिखाता है कि भूतकाल में कौन सी गलतियां रही थी वो हमें भविष्य में नहीं करनी। सिंपल कह दी। और भी उत्तर बहुत हो सकते हैं। देखो मैं कह रहा हूं ना, इंटरव्यू में एक ही प्रश्न के कई उत्तर है, यही प्रश्न आप सभी लिखोगे, सब अलग अलग लिखोगे, तब वो आपसे पूछेंगे इतिहास में ऐसे क्या गलतियां रही, तब हम कह सकते हैं कि भारतीयों में एकता नहीं रही, भारतीयों नवीन युद्ध शैलियां नहीं अपनाई, परंपरागत तरीकों में रहे, मतलब कई सारी आप कमियां इतिहास की लिख सकते हो। पूछा जा सकता है कि ऐसे इतिहास के अंदर आपने इतिहास क्यों लिया, आपकी रुचि इतिहास में क्यों है, आपको इतिहास का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है। ऐसे प्रश्न आप मस्तिष्क में सोचते जाओ, क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा इन प्रश्नों पर भी वो बात करेंगे, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर है उनको आपके सब्जेक्ट से बहुत अधिक मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता है वो, और वहां आपकी जो स्टार्टिंग में जो अभिव्यक्ति होगी, तो नंबर देना सारा बोर्ड मेंबर के उसके आरपीएससी सदस्य हाथ में है। वो जो दो स्पेशलिस्ट बैठे हैं वो तो केवल प्रश्न उत्तर करेंगे और लास्ट में कहेंगे ए बी सी कौन से ग्रेड का है, तो वो कह देंगे ए, तब वो अपने हिसाब से दे देगा, बी बी के हिसाब से, सी के हिसाब से। नंबरिंग पूरी उनके पास है, बाकी उनके पास आपकी कोई जानकारी नहीं है, आप जो बोलोगे वही उनको पता रहेगा बस। इसके अलावा उनके पास में कोई आपकी जानकारियां नहीं रहती। मार्केट में खूब सारी भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों से मैंने आपको सबसे पहले कहा बचना, क्योंकि कई फोन आएंगे कि सर मार से सेटिंग करानी, कराऊं कौन कराऊं। मारवाड़ के कितने बच्चे हैं, हाथ खड़े करो। मारवाड़ के मतलब बाड़मेर जैसलमेर, वो ऊपर बैठे हैं, अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो कई बच्चे ऐसे आएंगे कि पैसे वगैरह ये वो, देखो भाई हमारा तो अनुभव ये है कि मैं, धीर जी, बजरंग जी, तीनों के 20-20 नंबर थे, और मेरा पवन जी आपके शायद 20 थे, हाँ हम चारों के 20 है देखो। और मुझे लगता है कि और चारों के 20 थे, और हमारा जो ग्रुप था जितना भी बना उनमें हम अधिकतर को जानते हैं और पर्सनली जानते हैं। ये एक भी ऐसा, आज सब अच्छे वक्ता है, सारे अच्छे थे, तैयारी भी बहुत अच्छी थी, इनमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कर सकता है। तो हमारा अनुभव ये रहा, मैं आरएस का इंटरव्यू दे के आया, मुझे 76 मार्क्स दिए थे। मैं उससे पहले नवोदय का दे के आया, उसमें से 25 में से 21 नंबर दिए थे। मैं एक बार एयरफोर्स में दे के आया, 92 दिए थे। मैं जब भी इंटरव्यू में गया मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, हर बार की तरह। और मुझे यूँ लगता है कि हमें इन चीज़ों की बजाय, क्योंकि इनमें आप एनर्जी डालोगे तो आपका ध्यान पूरा उधर ही रहेगा, आप तैयारियां नहीं कर पाओगे, और फिर इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप ऐसे ऐसे उत्तर दे के आओगे कि आप 4 नंबर भी डिजर्व नहीं करते। इस बार इंटरव्यू बोर्ड में तो ऐसा हो रहा है कि बोर्ड मेंबर ये कह के बाहर निकालते हैं कि आप पास कैसे हुए। कोई तो बोर्ड मेंबर ये तक कह देता है कि अगली तैयारी करो, जाओ। इतनी बेइज्जती करके कोई बाहर निकलेगा तो आदमी इस सदमे से उबर नहीं पाएगा कई सालों तक। भाई आपको कोई कह दे कि आप अगली तैयारी करके आना, तो आपकी हालत ये होगी, हो सकता है वो पेशेंस चेक कर रहे हो, ऐसी स्थिति में भी आप कहना सुझाव के लिए शुक्रिया सर, मैं और बेहतर करूंगा, मेरी कमियों पे काम करूंगा। मन में आपके क्या आ रहा है ये ख्याल उनको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अपना हाथ नीचा नहीं जाना चाहिए अपने ऐसे, सॉरी शुक्रिया सर, मैं सॉरी सर, मैं आप मेरे से संतुष्ट नहीं है, मैं आगे और अच्छा प्रयास करूंगा, धन्यवाद सर। क्या जाता है, हो सकता है इस धन्यवाद से खुश होकर 8 नंबर दे दे। मतलब जितना हो सकता है पोलाइटली रहा जाए। हर स्थिति में आपको उनको जवाब पॉजिटिव बिल्कुल मुस्कुरा के देना, भले वो था ना गालों काटे, आपको सुनना है। क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं। पिछली बार राजनीति विज्ञान में एक लड़के ने एक मेंबर को गालियां निकाली,
पुलिस आई, बाहर निकाला, डिब्बायर किया, हुआ था सर, अखबार में भी आया था। तो ऐसा ऐसा अपने को नहीं करना है। उनके कई बार ऐसे स्टेटमेंट के जरिए वो आपका धैर्य चेक करना चाहते हैं कि आप में वाकई में धैर्य कितना है, क्योंकि जितना ग्रिल होता है नंबर अच्छे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं नंबर कम आते हैं। अभी माहौल मार्केट में अलग चल रहा है कि वो बोर्ड इनको नंबर नहीं देता है, वो बोर्ड उनको ज़्यादा देता है, ये बोर्ड 5 नंबर देता है, इसने 2 नंबर ही दिए। अभी किसी की भी मार्कशीट नहीं आई है। अभी ये केस हुआ, मैं आपको बताऊं फिर मैं मेरी बात को ख़त्म करूंगा। लड़की के भाई का मैसेज आया मेरे पास कि सर बच्ची के 146 के आसपास कुछ नंबर थे और अयूब खान जी का बोर्ड था, सिलेक्शन नहीं हुआ, EWS में है और वेटिंग में भी नहीं हुआ। तो मैंने सारा चेक करवाया तो पता चला कि उसके रिटर्न के जो नंबर वो बता रही है ना लड़की, रिटर्न के नंबर भी कट ऑफ से ऊपर है। तो मैंने कहा वो झूठ बोल रही है, उसके नंबर भी उतने नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कट ऑफ भी 143 ही है। मतलब इतना झूठ फैला हुआ है मार्केट के अंदर। कोई कह रहा मेरे 155 थे, नहीं हुआ, और बहुत ग्रिल करके पूछते हैं ना तो आता है 140 नंबर थे। अभी ऐसी चीजें भी मार्केट में चलती रहेगी, हमें इस चीजों को सुन के अपनी धारणाएं नहीं बनानी है। आप अपना बेस्ट दीजिए, इंटरव्यू के अनुसार तैयारी कीजिए। अभी आपके फर्स्ट किट का अगर एग्जाम है तो आप फर्स्ट किट की एग्जाम की बढ़िया तैयारी करके फर्स्ट किट दे दो जून में, और उसके बाद में आप प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देना। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा पौना घंटा इंटरव्यू पे काम करना, बाकी आप अपना सिलेबस पढ़ते रहो, अलग से कुछ नहीं करना, ज़्यादा लोड लेना नहीं है, बहुत ही ठंडे दिमाग से जाना, जो होगा वो देखा जाएगा, जो लिखा है वो मिलेगा, कोई टाल नहीं सकता। जो बोर्ड आना है वो आके रहेगा, जो प्रश्न है भिड़ने वो भिड़ के रहेंगे। कोई अंदर कोई अपराध तो किया नहीं, जेल थोड़ी जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, गर्व की बात है। हमारे बाड़मेर से एक IPS बने, बाद में UPSC इंटरव्यू देने गए, उनको जाते ही पूछा कि आपके लिए सबसे बड़ा दिन कौन सा है, जो जिस आप ऐसे उस दिन की क्या उपलब्धि है और सबसे बड़ा दिन उनका। एक किसान के लिए सर दो बड़े, मेरे जैसे किसान के लिए 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक जब खेत में होता हूँ बरसात आती है, और दूसरा एक गांव से निकल के बच्चा UPSC में आता है। तो सर आज मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन बाड़मेर के उन दौरों से निकल के धौलपुर हाउस पहुंच के इंटरव्यू देना, इससे बड़ा दिन मेरे लिए कुछ होगा नहीं। 241 नंबर आए थे 300 में से, 241 आउट ऑफ 300 IPS है अब। तो कई बार एक आधा % भी ऐसा चला जाए ना, इंटरव्यू बन गया आपका, बस पर लारे बल हैंग सॉरी बोलते जाओ। सही कह रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ अच्छा जाना चाहिए, और बहुत एकदम उसको लगना चाहिए कितना ईमानदार सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। वहां जाके डेढ़ होशियारी कर दी, एटीट्यूड दिखा दिया, तो ऐसा तरीके से रगड़ेंगे, कई सालों तक इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा। सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि वहां जाके एटीट्यूड को कोई स्थान नहीं है भाई। आप जिस सेवा में जाना चाह रहे हैं वहां पे वो सेवा निवृत्त होके आए हैं। मैं शुरू में कहीं पे मैंने एक एटीट्यूड दिखाया एक दो जगह प्रिंसिपल के सामने, प्रिंसिपल साहब ने बोला इधर बैठा, किस बात का घमंड है प्रोफेसर बनने का? अगर इस बात का घमंड है कि तूने झंडा गाड़ा है, तो मैंने ये झंडा 1983 में गाड़ा था। मैं कहा सर नमस्कार, जा रहा हूँ। उस दिन से वो मेरे गुरु, मैं उनका शिष्य, और आज भी कोई भी काम होता है तो गुरु जी को फोन करता हूँ। ऐसी शिक्षा दी जीवन के अंदर। कोई कभी कभार कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति ऐसी जीवन शिक्षा दे जाता है, उसके बाद से मैंने तो घमंड एटीट्यूड खत्म कर दिया, धरातल पे आ गया, मुझे एहसास करा दिया कि हम कुछ नहीं है। ये रियल स्टोरी है। और उसके बाद से सच बताऊं ना, तो मैंने तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ बात करना शुरू कर दिया, और आज भी वैसा ही लहजा है। तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल धरातल पे रहिए, वहाँ किसी भी प्रकार का, क्योंकि देखो 0 देने का भी अधिकार है उनके पास, अड़ना बिल्कुल मत। मारवाड़ी मार कहावत है, राणा जी के उदयपुर, महाराणा कह दें वहीं उदयपुर। महाराणा कहते हैं कि भरतपुर के पास में उदयपुर, हाँ साहब वहीं। अपने को उनके सामने जिद नहीं करनी है। अभी एक इंटरव्यू का लड़का है, हो गया सर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, 1-2 जगह उन्होंने गलत बोला, मैंने कहा सर ये गलत है, मैं हो गया मजू हो गया बड़ा।
सर वो गलत तथ्य बता रहे थे। तो मैंने ठीक किया, मैंने कहा सर ये गलत है। उन्होंने कहा गलत कैसे है? मैंने कहा ये है। उन्होंने कहा 4 है। मैंने कहा 3 है। वाह, ऐसे नहीं अड़ना। वो कह रहे सॉरी सर, मैंने ये पढ़ा था, मैं मेरा अध्ययन का दायरा और बढ़ाऊंगा। आप ये कह के निकल जाते। आपको बहस नहीं करनी है उनसे, क्योंकि दुनिया में सबसे ईर्ष्यालु ईगोइस्ट व्यक्ति होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल व्यक्ति। जितना अधिक पढ़ा हुआ होगा उसमें उतनी ईर्ष्या अधिक होती है। वो अपने बराबर किसी को देखना नहीं चाहता है, और अपने से अधिक मिल गया तो उसका दिमाग ही खराब हो जाएगा पूरा। इसलिए ऐसे बुद्धिजीवी जो लोग बैठे हैं उनके सामने कभी भी आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है, उनको ज्ञान का प्रदर्शन उनके सामने नहीं करना है। सॉरी बोल दो और कह दो मैं इस पे और पढ़ूंगा सर, मुझे ठीक किया इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, बात खत्म। इतना कहने से सामने वाला राजी हो रहा है तो बोल दो ना, क्यों उसको ठीक करना। हमारे साथ में एक साथी थे इतिहास के अंदर, उनको पूछा कि महाराणा प्रताप महान थे अकबर? राष्ट्रवादी व्यक्ति था महाराणा प्रताप, सीधा यही बोला। कैसे? महाराणा प्रताप मेवाड़ से थे ये वो, तो महान कैसे थे? अकबर से बड़ा राज्य था तो कि नहीं। अकबर से अधिक युद्ध जीते थे तो कि नहीं। अकबर से बड़ी सेना थी तो कि नहीं। अकबर से अधिक सुधार किए थे तो कि नहीं। अकबर को हराया था तो कि नहीं। मध्य एशिया तक गए थे तो कि नहीं। तो थे ऐसे थे नहीं चलेगा। तर्क क्या आपके पास? उस समय तर्क नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने दे दिए सामने वालों ने तर्क, तो परिणाम ये निकला कि कोई 7 एक नंबर दिए और फिर 1.5 एक नंबर से रह गए। फिर दूसरों पे आरोप लगाया कि इन्होंने सेटिंग की थी मेरे को दिए नहीं। देख अंदर जाके लड़ाइयां करते हो तो कौन नंबर देगा आपको? इसलिए बचें, ऐसी चीजों से बचें आप। अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो आपके पास में तर्क होना चाहिए। मैं आरएस का इंटरव्यू देने गया, उस समय शिव सिंह का बोर्ड था, उसी दिन की बात है। मेरे को कहा कि पद्मिनी की कहानी उस समय चर्चा का विषय बनी हुई थी। पद्मावत फिल्म बनी थी, आपको याद होगा। तो मेरे को पूछा गया कि आपका इसके ऊपर एक इतिहास के लेक्चर के रूप में आपकी क्या राय है? तो अपना नंबर ही कम ही आ, तो मेरे को सिलेक्शन तो वैकुन वैसे ही, तो राय दे ही दियो। तो मैंने कहा सर पद्मिनी एक काल्पनिक कथा है। अच्छा, तो वो तालाब बना हुआ है वहां पे ये वो। मैंने कहा सर पद्मावत ग्रंथ की कहानी है जो घटना के तकरीबन 250 साल बाद लिखी गई, और उस कहानीकार मलिक मोहम्मद जायसी ने खुद अपनी पुस्तक के अंतिम पेज पे लिखा है कि इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है। अब उनके पास में कोई जवाब नहीं था। सर इतिहास साक्ष्यों के बेस पे चलता रहा, साक्ष्य ये कहते हैं कि ये कहानी काल्पनिक है। तब तो उन्होंने कहा जोहर, मैंने कहा हुआ होगा सर, सारी चीजें हुई थी, लेकिन जो कहानी है मैं वो काल्पनिक कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पद्मिनी नाम की कोई रानी नहीं थी, सब था, लेकिन आप जिस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं ये काल्पनिक है। बस उसके बाद उसके ऊपर ज्यादा बहस ही नहीं हुई। फिर एक इतिहासकार वहां पे एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 230 साल बाद एक ग्रंथ ने 200 साल पहले की भविष्यवाणी कैसे कर ली, लिखा कैसे? तो मैंने कहा उन्होंने एक चितई चरित्र पुस्तक थी उसका सहयोग लिया, और साथ में सर आम जन के अंदर जो दंत कथाएं होती है वो कई पीढ़ियों तक चली आती हैं, उनका सहारा लेके उन्होंने पात्र बदल के और लिखा था ये। तो इसकी सत्यनिष्ठा जो है, ऐतिहासिकता के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। वो मेरी बात से सहमत थे, नहीं तो और प्रश्न करते। ठीक है, फिर आगे कैरी ऑन। तो कहने का मतलब अगर आप लीक से हट रहे हैं तब आपके पास में सॉलिड तर्क होने चाहिए जिससे कि सामने वाले उससे सहमत हो। और मैं आपको बताऊं, लीक से हटने के बाद अगर सॉलिड तर्क देके आप अपनी बात से उनको कन्विंस कर देते हैं तो नंबर बड़े शानदार आते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखने, अपने तर्क विकसित करें। इंटरव्यू पूरा खेल तर्कों का है, और जितनी हर बात के पीछे आपको कुछ न कुछ पता होना चाहिए। अब चिट्ठी आए उससे पहले मैं मेरी बात को खत्म करना चाहूंगा यहाँ पे। यहाँ नहीं आवेगा मास्टर, हमका टाइम पूरा हो गया, मैं जाऊँ, घना ही हुआ। तो मैं आप सभी को इंटरव्यू के लिए बहुत सारी शुभकामना देता हूँ।
4-5 महीने अभी अपने को आराम से मिल जाएंगे। कई कई लोग तो 2026 रे लास्ट में कराए बिठाए थे, वो भरोसा मत करिया। आप यही सोच के चले कभी भी डेट आ जाए। फर्स्ट ग्रेड जो लगे हुए हैं वो तो अभी से तैयारी शुरू करें, जो नहीं लगे हुए वो फर्स्ट ग्रेड को पूरा फोकस करें, और फर्स्ट ग्रेड हो जाए उसके बाद में डेली अपने समय में से आधा पौना घंटा निकालें और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें। बढ़िया से करते जाए, अच्छा ग्रुप रखें, नेगेटिव व्यक्ति मत रखना अंदर जो हमेशा आके कह दे कि नंबर आओ को नहीं, अपनो वह को नहीं, ऐसा आदमी मत रखना ग्रुप में, नहीं तो सच में मारे जाओगे। कोशिश करो अच्छे 2-4 लोग हो और डिस्कशन लिखित की बजाय बोल के किया जाए। अभी यही भाषण में जो बोल रहा हूँ यही लिखना होता तो मैं और बढ़िया लिखता। क्यों? क्योंकि खूब टाइम मिलता है, 2 घंटे 3 घंटे। कई बार होता है टेलीग्राम पे कई कई बच्चे इतना प्यारा उत्तर लिखते हैं, अपने को लगता है यार लोग ऐसा सा लिख रहे हैं, हमारे तो दिमाग में ही कुआ बनेड़ा। उन लोगों के इंटरव्यू के बाद मार्क्स देखना, 5-5 7-7 में हुआ है हमारे, इससे ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो लिखते ही अच्छा है, टाइम लेके लिखते हैं, घंटों देर खप्पे एक उत्तर लिखे, वहां पे आपको चंद सेकंड मिलते हैं। आप आंखों का कांटेक्ट है ना वो भी हटा नहीं सकते, उसमें ही उत्तर देना है आपको। तो ये लिख के लोगों के उत्तर पे बहुत अधिक यकीन करके खुद को टेंशन में मत लाना। बात तो तब होती जब आमने सामने, हमारे बजरंग जी धीर जी हम जब तैयारी करते थे तो बजरंग जी लिखते भी अच्छा थे, और जब उनका ऑडियो आता था तो उनके आंसर भी बड़े शानदार होते थे। हमें तब भी लग गया था कि आदमी नंबर जोरदार लाएगा। बजरंग जी भी 20 थे, क्योंकि बोल के कोई कह रहा है अपने, वो जो यादव नाम क्या उनका, 4वीं 5वीं रैंक थी ना, हाँ, उनके सब बढ़िया बोलते थे, मतलब एक से बढ़ के एक। और हम तो पूरा दिन उनको सुनते ही थे, मैं तो कभी उत्तर जिंदगी में बोले होना ही कौन। मेरे को लगता था यार इतिहास के इतने बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, आप बीच में क्यों बेइज्जती करो। और ये हकीकत की बात है, बहुत अच्छा बोलते थे सारे, हालांकि हमने उनसे बहुत सीखा भी। और कभी कोई अपने रेंज रू प्रश्न आ जाता ना तो आपे भी भेज देता कि हाँ हमें रेंज में आए हुए। तो इसलिए आप भी ऐसे अच्छे साथी रखें, बहुत ही लाइट मूड में रहें। बाकी इंटरव्यू लोड मत लिया, जितना माहौल, क्योंकि भय बना दिया, जैसे बजरंग जी कह रहे थे कि 600 बच्चे हैं, 100 में किसका होगा पता नहीं। अब ये दिमाग का खेल है। अगर मैं ये कह दूं इन 600 में से एक की हत्या होगी तो हैंग ऑन ला के मारी जो है। अगर मैं कहूँगी 600 में से एक सिलेक्शन करना, तब लगेगा मेरा तो नहीं है, बाकी किसी का पता नहीं। देखो चीजें क्या, नेगेटिव चीजों को हम जल्दी पकड़ लेते हैं। अब सिलेक्शन एक का करना तब को, अरे मेरा नहीं किसी और का ही होगा, अपना तो है वो, किसी का भी हो सकता है। और जब मरने की बात आई तो लगा मेरा ही नंबर है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीजों को हमारा दिमाग जल्दी स्वीकार कर लेता है। तो मार्केट की जितनी भी नेगेटिव बात है वो आपको बहुत अधिक जल्दी और बहुत इतनी तगड़ी घेरेगी कि आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए इन चीज़ों से दूर रह के बढ़िया से ईमानदारी से तैयारी करना और सब्जेक्ट बढ़िया पढ़ना। अपनी रीजनल हिस्ट्री, जैसे मैं बाड़मेर का हूँ तो बाड़मेर के अंदर जैसे किराड़ू है, या फिर जितने भी मालानी का क्षेत्र है, मालन क्षेत्र है, जूना पतरासर वगैरह, ये सारे इलाके याद कर लो। राष्ट्रीय क्षेत्रीय इतिहास में क्या योगदान है ये याद कर लो। कोई बढ़िया इतिहासकार हुआ तो वो याद कर लो। क्षेत्र के नाम की उत्पत्ति देख लो। ये सारा का सारा तैयार कर लो। सब्जेक्ट अच्छा देख लो। डिपार्टमेंट की बढ़िया जानकारियां रखना। शिक्षा नीति, अच्छा जो लेक्चरर बन के हैं जो इतिहास में, उनसे तो वो 12वीं के ही सवाल पूछ लेते हैं। 11वीं 12वीं का भी बढ़िया ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लेते हैं कि 12वीं का पूछा और सही नहीं बताया तो उनके दिमाग में आएगा कि इसने क्लास ही नहीं ली, कभी कॉलेज की तैयारी की है कोई। तो कम से कम 11th-12th को बढ़िया तैयार रखना। और अगर आप अभी रोजगार में नहीं है, संघर्षरत है, तो भी आपको गैप पूरे करने के लिए 2021 में एमए के बाद में क्या कर रहा है, ऐसे जवाब भी तैयार रखना कि बाद में संघर्ष ही कर रहा हूँ साहब और कहीं को कोई, ऐसा जवाब नहीं देना है। कोई पीएचडी कर रहा तो कह देना सर मैंने एमए किया उसके बाद पीएचडी शुरू कर दिया, क्या कर रहे थे उसके ऊपर भी उत्तर तैयार रखो। और इसके साथ साथ में कुछ व्यक्तित्व पे भी, जैसे हॉबी है किसी की है ही नहीं, अब हॉबी पूछते हैं सर मैं हॉबी क्या लूँ, तेरी हॉबी मुझे क्या पता। अब किसी ने लिखी योग करना, अब ऐसे कोई अनुलोम विलोम करने का आदत है इसका लिए थोड़ी आपकी हॉबी, आप कहीं पे भी बैठ के ये करोगे। भाई हॉबी का मतलब क्या होता है? एक लड़की गई इंटरव्यू देने यूपीएससी में, पूछा हॉबी क्या, तो खाना बनाना। अच्छा
मतलब आपके पास फ्री टाइम में आप खाना बनाते हैं, मैं नहीं बनाते, क्योंकि हॉबी का मतलब होता है फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं। तो उसको कहा कि हॉबी क्या, तो खाना बनाना, कुकिंग। तो अच्छा, मतलब आप खाली टाइम में होते हैं तभी कुकिंग करते हैं, बाकी टाइम नहीं करते। अब लड़की भी इंटेलिजेंट थी, यूपीएससी का इंटरव्यू देने गई थी, तब उसने क्या कहा, सर बाकी नॉर्मल टाइम में तो करती हूँ, लेकिन खाली टाइम में मैं नई नई रेसिपी आजमाती हूँ। बंजाड़ करेगा घर में का यूट्यूब जो खाली टाइम में मैं ये काम करती हूँ, बच गई। तो हॉबी हो तो ही रखो। कोई लिखता है कविताएं पढ़ना, शेरों शायरियां पढ़ना कोई कविता पढ़ना नहीं है, कविता में रस होते हैं। तो सच में जो करना पसंद है वो आप कहो, और सच में अब आपको पसंद है रील देखना ये आप मत कहना, क्योंकि ये प्रोडक्टिव नहीं है। तो पवन जी को भी लेट हो रहा है, धीर जी को भी हो रहा है, और हम भी अब निकलेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया, और आप सभी साथियों का शुक्रिया कि आप भरोसा करके आए। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सत्र आपके लिए बहुत सीखने वाला रहा, बहुत फ्रूटफुल रहा, और मुझे भरोसा है कि हम आपको संतुष्ट कर पाएँ और कर पाए होंगे। और हमें ऐसी उम्मीद है कि आप भी अपने बोर्ड मेंबर को संतुष्ट कर पाएंगे आगे। बहुत कुछ नहीं सोचना है, बस जाके इंटरव्यू बोर्ड में जाके बढ़िया इंटरव्यू दे के आना है। जो होगा तय है, क्या होना है क्या नहीं होना है ये आपके हाथ में है नहीं, सही बात तो ये है। हम तो निमित्त मात्र हैं, सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, वो आप करिए। और मॉक इंटरव्यू की जो बात है, आगे जैसे ही फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो जाएगी, हमें लगेगा कि टाइम टेबल आने वाला है, तब मैं मेरे सारे विद्वान साथियों से बात करके टाइम टेबल बना दूंगा। रजिस्ट्रेशन लिए जा चुके हैं, उसमें मॉक इंटरव्यू का ऑप्शन था, जिन्होंने यस बोला है उनसे हम बात कर लेंगे, और उसके बाद में कोशिश करेंगे कि जयपुर में अपन परीक्षा से पहले एक एक मॉक इंटरव्यू ले लेंगे, एक या दो कोशिश रहेगी हमारी। आपका इसी तरह से सपोर्ट बना रहेगा, समर्थन बना रहेगा, तो निश्चित तौर पे हम आपकी इस सफलता की जर्नी के सहभागी बनेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपका यहाँ आना सार्थक हुआ है, और हमारी तरफ से कोई भी कोई कमी रही है तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमने पूरा प्रयास किया है। हमारे प्रयासों में देखो, प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए। हमने बाड़मेर से यहाँ टीम भेज के पूरा इतना मैनेज किया, बहुत बड़ी बात है। कहाँ से कौन माथा बड़ी करता है, इतनी होती नहीं है। और तो इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट रुकना, सर सुरेंद्र जी को सुन के अपन सत्र को खत्म करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। आपने बहुत विस्तृत व्याख्यान के माध्यम से आप लोगों का मार्गदर्शन किया, बाड़मेर से आकर यहाँ पर आपका मार्गदर्शन किया। धीर सिंह जी, पवन जी भवरिया, बजरंग जी स्वामी, आप सब ने आप लोगों का मार्गदर्शन किया। आप लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने ये परिचय दिया कि वास्तव में आप साक्षात्कार देने के योग्य हो। मैंने चूंकि पहले ही आपको कहा, आपने बहुत सी सीढ़ियाँ पार कर ली है, तो मैं तो आपको अंत में यही कहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपना हौसला बनाए रखें, आप लोगों को सफलताएं मिले, इस प्रकार की शुभकामनाओं के साथ में आप सबका बहुत बहुत आभार। अतिथियों का बहुत बहुत आभार, इन्होंने समय निकाला यहाँ पर, आप सब यहाँ पर पहुँचे। मेरी इन पंक्तियों को सुनते हुए आप लोग 2 मिनट आप लोगों को यहाँ पर रुकना है, क्योंकि जो है सर निकलेंगे। इतना समय नहीं कि आप सब लोगों से मिल पाएंगे। कोटा में ज्ञानोदय कार्यक्रम हमारा है। आप में से कोई यदि कोटा है तो कल 10 बजे कोटा में आप सोशल मीडिया के माध्यम से पता करें, वहाँ अलग प्रकार की बातचीत होगी, तो आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। मैं अंत में यही कहूँगा कि ये परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों अरमान देखता है, ये परिंदे यूं जमी पर बैठ के क्यों अरमान देखता है। पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की फितरत होती है शोर मचाने की, लहरों की फितरत होती है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो खुली आंखों से तूफान देखता है। मंजिल उसी की होती है जो खुली आंखों से तूफान देखता है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।